मजबूत शुरुआत के बाद दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव। अब आखिरी 1.5 घंटा होगा बेहद अहम, बेहद इंटरेस्टिंग। कहां होगी क्लोजिंग और क्या करें कल आप हफ्ते की एक्सपायरी की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु नारी। और जानेंगे अनिल जी से कि अब करना क्या है इस बाजार में क्योंकि दोनों तरफ के ट्रेड्स हो रहे हैं पर इंडेक्स वहीं का वहीं अटका हुआ है। निफ्टी एटलीस्ट इस समय 15,000 के स्तर। अच्छा है मार्केट, जैसे आप कुछ करने का मूड बनाएंगे तब तक बाजार घूम जाएगा। वही बात है। जब तक आप सोचेंगे ब्रेकआउट हो रहा है, खरीदने का मूड बनाए तब तक नीचे, और जब तक आप सोचेंगे ब्रेकडाउन हो रहा है, बेचने का मूड बनाए तब तक ऊपर। और अगर मूड बनाते बनाते बदल गया तो ठीक, और मूड बनाकर आपने एक्शन ले लिया तो फिर आपको मालूम है किस तरह से ऊपर नीचे होता दिख रहा है। पूरी वॉलेटिलिटी को समझेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार की बड़ी बातें अब तक देख लें कि क्या एक्शन अब तक रहा है। 15,111 के आसपास का जो कल का हाई था उससे थोड़ा सा ऊपर निकला 15,119, लगभग कल के हाईस के आसपास पहुंचने के बाद वहां से स्ट्रेट लगभग 200 अंकों की गिरावट आती दिखी, लेकिन अपने अहम सपोर्ट लेवल 14,900 14,925 पर सपोर्ट लिया भी है। एग्जैक्टली 14,925 का लो, तो यानी कि ऊपर का लेवल नीचे का लेवल दोनों ही रेंज बाजार ने टेस्ट कर लिए आज के लिए। वैसा ही हाल कामोवेश बैंक निफ्टी का भी है। 36,000 36,100 जो मजबूत रुकावट वाला रेंज है वहीं पर हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने 36,077, और 35,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी होती दिख रही है। ऑयल एंड गैस शेयरों में तेज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आज के स्टार परफॉर्मर है। जो कमजोरी है वो बीपीसीएल, गेल, आईओसी जैसी कंपनियों में, जो कि तेल और गैस क्षेत्र की सरकारी कंपनियां हैं। आज सरकारी कंपनियों पर दबाव का दिन है। सरकारी बैंक नीचे है। मेटल और रियल एस्टेट शेयरों में भारी बिकवाली है। डाउ फ्यूचर्स लेकिन 150 अंक मजबूत है। यूरोप 0.5% की तेजी दिखाता हो। तो ये है पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आपके लिए बाजार का अब तक का दीप। बिल्कुल सर, फीलिंग नहीं आ रही है कि मतलब बाजार में तेजी का माहौल है। हाँ। आज सुबह अच्छी शुरुआत हुई, उसके बाद से लग नहीं रहा है कि बाजार ऊपर है। हालांकि निफ्टी 15,000 होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट की तेज दिखा रहा है, बट वैसे ही वो तेजी वाली मूड माहौल नहीं बन रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है, लेकिन सेंटिमेंट बुलिश नहीं है ना। हाँ। उसका शायद कारण वही है कि ब्रॉडर मार्केट में आज अच्छी सप्लाई है। आप मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखिए, आज इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी को मजबूत रख के साइड काउंटर्स में भरपूर सप्लाई है। जिसको जितना स्टॉक चाहिए वो वहां मिल रहा है। यानी कि आज प्रॉफिट बुकिंग जो है वो ब्रॉडर मार्केट में। आमतौर पर अब तक आपको ये दिख रहा था कि इंडेक्स रेंज बाउंड थे और ब्रॉडर मार्केट बेहद मजबूत। आज उस ट्रेड में छोटा बदलाव हुआ है कि इंडेक्स मजबूत है। आप देखिए 1% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स है, 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स है। इसका मतलब क्लियर कट है कि हेडलाइन इंडेक्स आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ऑल इज वेल है ना, लेकिन उसके अंदर थोड़ा कुछ ठीक नहीं चल रहा। यानी कि रियल प्रॉफिट बुकिंग का एक जो आप कह सकते हैं ब्रॉडर मार्केट में वो माहौल बनता हुआ दिख रहा है। अब दूसरी बात, आमतौर पर बैंक निफ्टी आपको उतना मजबूत नहीं दिखता, निफ्टी मजबूत दिखता है, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ले रखी है। 1.25% मजबूत है, निफ्टी सिर्फ 1/4% मजबूत। तो बाजार के बदलाव है। अगर देखिए 11% 12% नीचे हो सकता है नैस्डैक अपने लाइफ हाई से, और डाउ लाइफ हाई बनाए, इतना बदलाव वहां 2 इंडेक्स में हो सकता है। तो हमारे यहाँ इतना तो बनता है दीप की थोड़ा तो बनता है। तो कुल मिलाकर ये है कि एक मुश्किल ट्रेडिंग सेशन है, आप ये कह सकते हैं। और दूसरी बात है कि वैसे देखा जाए तो पिछले 2 हफ्ते के ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं। आज हम शायद आज की गिरावट शायद इसलिए अनएक्सपेक्टेड लग रही है कि एशिया मजबूत, यूरोप मजबूत, डाउ कल मजबूत था, डाउ फ्यूचर अभी भी मजबूत है, फिर भी हम कमजोर क्यों हैं? राइट। सो इसीलिए आज के ट्रेडिंग सेशन में जो नर्वसनेस वाली फीलिंग आ रही है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी कमजोर क्यों। करेक्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है, कई बार हमने देखा डीप मार्केट में कि दुनिया भर के बाजार खराब हो और हमारा मार्केट अकेला अपने आप में ग्रीन में होकर बहुत मस्त बढ़िया ट्रेड करता हुआ दिखे। तो कोई दिन ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक और हमारा हाल थोड़ा सा ढीला हो। आज वैसा ही ट्रेडिंग सेशन है, निकाल लेंगे, 1.5 तो घंटा है। कहाँ जाने वाले। स्टॉक स्पेसिफिक तो एक्शन फिर भी रहेगा, दोनों तरफ का। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दोनों तरफ रहेगा, दोनों तरफ जी सर। तो इंडेक्स पर थोड़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आ रही हैं। 15,000 निफ्टी होल्ड कर रहा है। देखते हैं, जानेंगे अनिल जी से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। थोड़ी देर में कुछ बढ़िया स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कौन से अहम ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स हैं मानसी और देवांशी के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून। एज ऑलवेज बताएं कौन से अहम इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए।
गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज 2 बजे के बाद कभी भी एनसीएलटी में एसबीआई वर्सेस जेट एयरवेज मामले की सुनवाई होने वाली है, इस पर नजर है। साथ ही मैक्स हेल्थ क्यूआईपी के इश्यू प्राइस पर बोर्ड बैठक है, फ्लोर प्राइजेस की 190 रुपीज है। इंडियन बैंक क्यूआईपी एफपीओ राइट्स इश्यू से 4000 करोड़ जुटाने पर एक बोर्ड बैठक है। वहीं मैग्मा फिनकॉर्प आधार पूनावाला की कंपनी को शेयर जारी करने पर ईजीएम होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में फोर्टिस के मामले में सुनवाई जो है आज सुबह एक बार शुरू हुई, उसके बाद अब 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू होने वाली है, तो इस पर भी नजर रहेगी। 10 मार्च यानी कि कल के दिन वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी होगी। इजी ट्रिप प्लानर्स का आईपीओ बंद होगा, अब तक 4 गुना से ज्यादा भरा है ये। क्विक हील टेक्नोलॉजीज के बायबैक पर बोर्ड बैठक है। गेल 1046 करोड़ का बायबैक बंद होगा, दाम इसके 150 रुपए प्रति शेयर है। वहीं नैल्को 749 करोड़ का बायबैक बंद होगा, दाम 57 रुपए 50 रुपए प्रति शेयर है। और मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 घरेलू उड़ानों के लिए दोबारा खुल सकता है, कल से ये संभावना है। आईएफएल सिक्योरिटीज अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है, 19 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। गुरुवार 11 मार्च का दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे, लेकिन इस दिन ईआईएल अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करने जा रहा है। एनएमडीसी भी अंतरिम डिविडेंड पर एक बोर्ड बैठक करेगा। सारे ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए नजर रखिए उस कॉल पर जो आ रही है वागले साहब की तरफ से। वागले का वंडर। आमतौर पर शो की शुरुआत में ऐसी जल्दबाजी तो वागले साहब को तभी होती जब शॉर्ट कॉल आने की तैयारी हो। वागले साहब, अंदाज लगा रहा हूं क्या बेचना है? अनिल जी, आप पहले तो गुड आफ्टरनून। दीपांशु, गुड आफ्टरनून। आपका अंदाज बिल्कुल सही है। पहले तो मैं अनिल जी ये एडमिट कर लूं कि मेरे को मार्केट डायरेक्शन का कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं सर, आप अकेले ऐसे नहीं है। हाँ, हम साथ साथ हैं बिल्कुल। मतलब ऊपर जाता है बाय में ट्रैप करता है, नीचे आता है सेल में ट्रैप करता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्लियर है। और ये जो मैं स्टॉक बेचने जा रहा हूँ इसमें मुझे अच्छी क्लैरिटी है। स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें एक 430 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटा है इसमें, तो 426 26.5 के आसपास करंट भाव पे बेचिए। 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 431 का। मुझे लगता है ये 415 का पहला टारगेट है, और अगर मार्केट में वीकनेस आया तो शायद ये 400 405 के आसपास भी जा सकता है 1 से 2 दिनों में। ओके, तो ये LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर आप ब्रेकडाउन आते हुए देख रहे हैं। 415 का टारगेट, और वैसे 405 और 400 तक काउंटर फिसलते हुए दिख सकता है। आइए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा एक्शन है खबरों के दम पर, ये जानते हैं। देवांशी हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून देवांशी, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सबसे पहले तो इजी ट्रिप का आईपीओ अब तक आप देखिए 4.6 टाइम्स ये आईपीओ भर चुका है, और उसमें रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा आता हुआ दिख रहा है। 23 टाइम्स इसका इश्यू रिटेल की तरफ से भरता हुआ दिख रहा है। साथ ही BPCL आज जो ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी, इसके चलते आज फोकस में था। 7% इक्विटी का सौदा हुआ है, कंपनी ने ट्रेजरी शेयर्स अपने बेचे हैं। साथ ही आज एक्सक्लूसिव खबर के चलते आज हमने देखा है कि जो सरकारी कंपनीज हैं उस पर नजर है। MTNL, BHEL, IFCI, इस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि विनिवेश विभाग, नीति आयोग के अधिकारियों की आज बैठक होती हुई दिखेगी। सरकारी में जो असेट मोनेटाइजेशन पर बैठक में आज चर्चा होती हुई दिखेगी, और साथ ही क्या एसेट्स हैं इसकी पहचान पर भी आज चर्चा होती हुई दिखेगी। तो इसी के चलते आज ये तीनों स्टॉक्स फोकस में है। BASF, गैलेक्सी सर्फिकेंट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आज एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए जो पेट्रोनास केमिकल है उसके लिए भी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। DGTR से एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रखने की सिफारिश इन्होंने की है। इथाइल हेक्सेनॉल पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो जारी रखने की सिफारिश की गई है, और इसी के चलते आप देखिए ये सारे स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। JMC प्रोजेक्ट्स, मालदीव्स की कंपनी FDC से कंपनी को करीब $14 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। मनप्पुरम फाइनेंस नजर में रखें, 19 मार्च को फंड जुटाने पर इस कंपनी की भी बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। और ऑटो स्टॉक्स आज नजर में थे, जहां पे फाडा के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। फरवरी में 2 व्हीलर के जो रजिस्ट्रेशन है उसमें करीब 16% का डाउनफॉल आता हुआ दिखा है, और जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है वो करीब 13.5% तक कम होता हुआ दिखा है। इंडोको रेमेडीज पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि टेवा फार्मा को अमेरिका में एजॉप्ट दवा, जो ये आंखों की बीमारी होती है उससे जुड़ी हुई एक दवा है, इस दवा की जेनरिक वर्जन कंपनी ने लॉन्च कर दी है। अब इंडोको रेमेडीज इसलिए फोकस में है क्योंकि टेवा की ये जो दवा है वो ये कंपनी बनाती है अपने गोवा यूनिट में, इसी के चलते फोकस में। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स IPO 15 मार्च को खुलेगा, लेकिन जो प्राइस बैंड है वो अपडेट हो चुका है। 129-130 रुपीज के बीच ये प्राइस बैंड है। ओके, तो ये है आपके तमाम खबरें जो आज बाजार खुलने के बाद आई हैं, जिन पर रखिएगा नजर। थोड़ी देर में आपके लिए कल के 2000 भी आने की तैयारी में, और उससे पहले कुणाल जी तैयार हैं अपने चार्ट कॉर्नर के साथ। तो कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर।
बताएं सर। अरे जी देखिए, तेजी को लीड किया था मेटल्स ने और अब करेक्शन को भी मेटल्स लीड कर रहे हैं। और इसमें एनएमडीसी अनिल जी जिस पर बिकवाली की राय है, यहां पर देखिए अनिल जी चार्ट देखें और जो लोग पैटर्न नहीं पहचान पाते हैं बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगा। डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है, मीन रिवर्जन चल रहा है और ये स्टॉक जो है ये काफी तेजी से नीचे आने के लिए तैयार हो रहा है इस पैटर्न के बदौलत। तो एनएमडीसी में शॉर्ट करके चले। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 130 पर 130 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट करने की राय है। पहला टारगेट 124 रुपए का 124 का पहला लक्ष्य और दूसरा टारगेट 118 रुपए का 118 का। तो 118 तक का फॉल आपको एनएमडीसी में देखने को मिलेगा शॉर्ट करने की राय। ओके, तो 118 तक के टारगेट के लिए। और कुणाल जी, आपको मेरा तन और मन से सहयोग है और एक्चुअली मैं भी कल के 2000 में यही दे रहा था, क्योंकि बिल्कुल एकदम सही वक्त पर आपने स्टॉक पकड़ा है और स्टॉप लॉस भी एकदम छोटा दिया है कुणाल जी ने 130 का। वजह यह है दीप की आयरन ओर के दाम चाइना में 10% गिरे आज। 10% आयरन ओर के दाम गिरे हैं। वो कौन सा डेलान कौन सा कमोडिटी एक्सचेंज है वहाँ पर। और हालत ये है कि मतलब स्पॉट डिलीवरी में दाम तेजी से टूट रहे हैं और जो एनएमडीसी क्या जो आयरन ओर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो औने पौने दाम पर अपनी डिलीवरी बेचने को तैयार हैं। डिलीवरी मतलब जो प्रोडक्ट है आयरन ओर के, तो आयरन ओर के दामों में बहुत तेज गिरावट आती हुई दिखी है। तो जो कंपनियां आयरन ओर प्रोड्यूस करती है और अपना कैप्टिव कंजम्पशन करने के बाद बाहर बेचती है, उनके लिए बड़ी समस्या है। एनएमडीसी तो इसी के दम पर काफी जबरदस्त तेजी में रहा भी। तो अब जो एक्शन आ रहा है वो इसी वजह से आता दिख रहा है। तो एनएमडीसी के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ग्लोबली आयरन ओर के दाम बहुत तेजी से गिरे। 10% आयरन ओर के दाम घटना मजाक नहीं, बड़ी चीज है। तो 10% एक साथ बढ़े हैं, ये है आपके लिए। और इसमें सर एक तो मांग का है कि थोड़ा मांग का ऑप्टिमिज्म ज्यादा बढ़ गया था। पर चाइना की आपको याद है लास्ट वीक को एनुअल मीटिंग हुई थी, 6% का ग्रोथ टारगेट था। उसमें कार्बन न्यूट्रलिटी पर भी बात हुई थी कि जो उनका टोटल कार्बन एमिशन है, पोल्यूशन है, उसको आधे से काटने का प्लान है। Correct. तो फिर आयरन एंड स्टील सबसे पहले फोकस में आता है जब ये बात होती है। तो वहां से भी थोड़ी चिंता इस स्पेस पर बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल। तो जो यूफोरिया बना था उस यूफोरिया को बनने के बाद अब कहना चाहिए कि वो लाइफ रीजनेबल लेवल पर आती दिख रही है इनकी। तो एनएमडीसी के लिए बड़ा नेगेटिव है। आयरन ओर की प्राइसेस जिस तरह से तेजी से गिरी है। बट एनीवे कुणाल जी ने दिया है तो कुणाल जी के साथ में 124 118 बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर नीचे जा सकता है। बिल्कुल सर। और मेटल्स पर एक कॉल विश्वेश जी। मेटल्स पे हाँ बिल्कुल विश्वेश जी लिए मुझे लगता है कि और भी मेटल स्टॉक्स कमजोर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलते हैं विश्वेश जी के पास। बिगुल विश्वेश के विशेष। गुड आफ्टरनून विश्वेश जी, बताएं आपको कौन से मेटल में वीकनेस दिख रही है? मेरे हिसाब से देखिए जो कुणाल जी राकेश जी ने कहा वही मैं भी ऐड करना चाहूंगा। तो बहुत बड़ी डाइवर्जेंस है सारे मेटल स्टॉक्स में। तो डाइवर्जेंस ये होता है कि प्राइसेस ऊपर जा रही है पर इंडिकेटर फेल जा रहा है। ये तब तक अच्छा रहता है जब तक मोमेंटम है, लिक्विडिटी है। लेकिन जैसे ही वो लिक्विडिटी ड्राइप होती है और काउंटर ट्रेंड आता है तो मेरे हिसाब से ये एक सेल कैंडिडेट होते हैं। तो अभी जो मेरे रडार पे आया है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में आज के दिन में डेली क्रॉसओवर नेगेटिव हो रहा है, एज वेल एज वीकली तो ऑलरेडी सेल में था। तो मुझे लग रहा है टाटा स्टील की शायद 250 रुपये से 700 रुपये की जो रैली है वो क्या खत्म हो गई हो सकती है, with the metal pricing crashing on the global market। मुझे लगता है टाटा स्टील यहाँ से जोर से नीचे जाना चाहिए। तो टाटा स्टील का 700 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदने की राय है दीपांशु। और जिस हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है मुझे लग रहा है ये 40 से 45 रुपये तक 45 रुपये तक जा सकता है। तो यहाँ पे 15 रुपये तक का स्टॉप लॉस रखना होगा। जस्ट मूवमेंट आया है तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा नीचे भी आता है 20 रुपये तक भी आता है ये पुट ऑप्शन 700 रुपीज़ का, तो मेरे हिसाब से अक्यूमुलेट करना चाहिए। टाटा स्टील मुझे लगता है कि 650 तक आ सकता है नीचे में। ओके, तो टाटा स्टील 650 के लेवल से जाने की तैयारी में तो बड़ा ब्रेकडाउन के लिए तैयार हो रहा है। वैसे ही ऑलरेडी थोड़ी वीकनेस टाटा स्टील दिखा रहा है। बाकी मेटल्स पे भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा रोटेशन आज आ रहा है सर। बिल्कुल दीप। और ये जो मेटल्स वाली कंपनियां हैं ये भी अब ऑलरेडी जो प्राइस थी उससे डिस्काउंट पर बेचना शुरू कर चुकी है। तो टाटा स्टील लगभग
4,000 रुपये प्रति टन डिस्काउंट पर अब बेच रहे हैं अपना स्टील। JSPL एक और स्टॉक है जो लगभग आप कह सकते हैं 3435 रुपये नीचे की प्राइस पर, 3435 रुपये की प्राइस पर अब ये बेच रहे हैं। तो थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। JSPL आपको याद होगा पिछली बार मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक दिया था शॉर्ट साइड पे JSPL। मुझे अब भी लगता है JSPL 300 रुपये तक आने की तैयारी में। 300 रुपये? हाँ, मतलब 15 रुपये, हाँ 300, हाँ तो 300 रुपये तक आने की तैयारी में JSPL भी। मतलब ये 3 से 5% का करेक्शन यहाँ से और इन सब स्टॉक्स में सारे मेटल्स में इतना तो बनता ही है। फिर देखें फिर तो ग्लोबली क्या सिचुएशन होती है वो अलग बात है, बट ये हो सकता है। JSPL भी एक बार जरा नितिन जी JSPL के डेटा देखिए और चार्ट देखिए, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? क्या 300 की तरफ आ सकता है? देखिए अनिल जी, इसमें गिरावट जिस तरीके से बन रही है और प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है कि ये 305 से 300 की तरफ आना चाहिए। लास्ट 2-3 दिनों में अच्छे वॉल्यूम से गिर रहा है स्टॉक, और इसमें जो मेजर सेलिंग हुई है वो करीब परसों हुई है 330-35 के रेंज में। तो चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि ये 300 की तरफ आ सकता है। इसमें यहाँ पे बिकवाली जब करेंगे तो 318 का स्टॉप लॉस होगा, 300 के टारगेट होंगे। ओके, तो 300 के टारगेट्स जैसा आप कह रहे हैं सर आने की तैयारी में दिख रहा है। JSPL पर प्रेशर है, टाटा स्टील, नाल्को, वेदांता, JSW स्टील, हिंडाल्को, सेल, इन सभी स्टॉक्स पर बिकवाली आ रही। तो एक एक करके मेटल्स हैं जो अब आप गिरावट को लीड करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर इस समय। एक बार मेटल्स की बात करिए और जो गिरावट आई, एक बार नाल्को पर भी एक व्यू ले लेते हैं। सुमित जी भी हमारे साथ हैं। सुमित जी, क्या करें? नाल्को पर 5% की गिरावट है, 56 के लेवल पर आया है। ये सपोर्ट जोन्स है या फिर जैसी वीकनेस है इस स्पेस में और गिरावट देखते हैं आप? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए दीपांशु, थोड़ा सा दबाव सारे मेटल सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है, तो नाल्को के अंदर भी वैसा ही है, स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल 56 रुपए और 55 के आसपास है, और अब ये सपोर्ट के पास आ चुका है। तो अगर सपोर्ट ब्रेक हुए तो ही फ्रेश सेलिंग आएगा, नहीं तो स्टॉक फिर सपोर्ट के पास से बाउंस बैक और रिबाउंड दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से नाल्को के अंदर अब फ्रेश सेलिंग के लिए थोड़ा सा वेट करें। 56 रुपए या 55 रुपए का लेवल टूटता है तो इसमें फ्रेश सेलिंग आएगी, नहीं तो फिर ये वापस बाउंस बैक दिखा सकता है। तो एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें नाल्को के अंदर। ओके, तो जो सेलिंग आने की अब एक बार की फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आ चुकी है, अब यहां से थोड़ा वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये स्टॉक्स आपको सपोर्ट दिखाएंगे या नहीं। पर एज अ रिजल्ट रोटेशन आ रहा है फार्मा स्टॉक्स में, रोटेशन आ रहा है IT स्टॉक्स में। अगर आप देखें तो पिछले कुछ मिनटों में विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, इन सभी स्टॉक्स में खरीदारी आती हुई दिखी है। अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में दिखेंगे ज्यादातर ये स्टॉक्स आपको, पर निचले स्तरों से यहां पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। लुपिन, डिवीज लैबोरेटरीज, ये स्टॉक भी एक्शन में आ रहे हैं। HCL टेक में भी निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है। तो थोड़ा अब रोटेशन इस स्पेस में बढ़ते हुए दिख रहा है। मेटल्स में आप देख रहे हैं गिरावट। एक स्टॉक जो सुबह से आपको अच्छे एक्शन में दिख रहा है और अभी थोड़ी देर पहले यहां पर मूवमेंट आया है, ऑटो स्पेस से है वो, एस्कॉर्ट्स। वागे साहब, क्या चल रहा है? एस्कॉर्ट्स में 1350 के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहा है, थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस समय बाजार में। बाकी ऑटो स्टॉक्स में वैसा एक्शन नहीं आया है। क्या करना चाहिए इस चार्ट पर सर? दीपांशु, अगर मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। 1370 के पार ये निकलेगा तो ये 1420, 1430 तक 1 से 2 दिनों में जा सकता है। मार्केट का वो व्यू नहीं है। मार्केट में अभी क्लियरली सेलिंग दिखाई दे रहा है, मेटल्स में सेलिंग है, फाइनेंशियल्स में कुछ स्टॉक्स में सेलिंग है। तो मैं बाय करने की तो सलाह नहीं दूंगा, बट डेफिनेटली इस पे वॉच रखना चाहिए। जब बाइंग आएगा ये स्टॉक 1420, 1430 के आसपास कुछ दिनों में जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स जहां पर रखनी है नजर। इस समय एक्शन इस स्टॉक पर बनते हुए दिख रहा है। स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कुछ स्पेसेस बाजार के, ऐसा नहीं है कि पूरे बाजार में वीकनेस है। बैंक्स पे तो हम सुबह से ही पॉजिटिव एक्शन देख रहे हैं, बट बाकी स्पेस पर थोड़ी गिरावट आई है। ICICI बैंक, नितिन जी क्या व्यू बन रहा है ICICI बैंक पर? बाकी बैंक से मुकाबले इसने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, आज थोड़ी स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में और ICICI बैंक में भी, पर क्या यहां से ये स्ट्रेंथ होल्ड कर पाएगा? देखिए बैंकिंग में मेजर जो 4 स्टॉक्स हैं ऊपर के, और चारों में बाइंग है, जैसे SDFC बैंक, ICICI, कोटक और एक्सिस। ये मेजर इन चारों का ही वेटेज अगर आप लेते हैं तो इन चारों का वेटेज मिला के करीब 60-70% बैंक निफ्टी हो जाती है। तो इन चारों में आज बाइंग है जो बैंक निफ्टी को होल्ड करके रखी है। और अगर ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज क्लोजिंग में थोड़ी रिकवरी आती है तो बैंक निफ्टी लीड कर सकती है, क्योंकि मार्केट जो नीचे आ रही है उसमें बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ पा रही है और ये चारों स्टॉक उसको होल्ड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाउंस आ सकता है यहाँ से, और ICICI बैंक में 600 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए।
और अगर यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है तो आईसीआईसीआई बैंक 630 635 हो सकता है। तो करंट सिचुएशन में आईसीआईसीआई बैंक को होल्ड करना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस 605 से 600 के बीच में बन रहा है, वो स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बैंक्स पर रखिए नज़र। यहाँ से आपको थोड़ी एक स्ट्रेंथ की उम्मीद आती हुई दिख रही है इस समय। पर ढेरों और स्टॉक्स हैं ब्रॉडर मार्केट के जो एक्शन में रहे हैं। शुगर कंपनी पिछले कुछ दिनों से दमदार तेजी में यहाँ पर एक्शन होते हुए दिखा है। क्या है वजह जो शुगर सेक्टर एक्शन में आ रहा है? आइए जानते हैं मानसी के साथ। मानसी, बताएं क्या चल रहा है शुगर कंपनीज के लिए? बिल्कुल दीपांशु, इंटरेस्टिंग खबर है। इथेनॉल के इस्तेमाल को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसका एक असर है जो कि शुगर कंपनियों में हम देख रहे हैं। गाड़ियों के ईंधन में इथेनॉल पेट्रोल का मिश्रण इस्तेमाल होने जा रहा है। E20 मिश्रण इस्तेमाल करने पर सरकारी नोटिफिकेशन आता हुआ दिख चुका है। इस मिश्रण में 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल की मात्रा होगी जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार साथ 20% मिश्रण का लक्ष्य जो है 2030 से कम करके 2025 कर दिया। तो इससे सीधा पता चल रहा था कि इथेनॉल की डिमांड जो है बढ़ती हुई दिखेगी। और साल दर साल इतना ही नहीं, ओएमसीज की इथेनॉल खपत में भी बढ़त हमने देखी है। साल 2020-21 में ओएमसीज की 283 करोड़ लीटर खपत का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जो कि 2013-14 में 38 करोड़ की खपत थी। तो 38 करोड़ से 283 करोड़ की खपत का अनुमान यहां पर लगा रहे हैं, जो कि एक बड़ा टारगेट है। अब इथेनॉल डिमांड सप्लाई क्यों बढ़ती हुई दिख सकती है? जो E20 इथेनॉल है वो बेहतर क्यों है? इसे अगर समझे, E20 का दाम पेट्रोल से सस्ता होने का अनुमान है। देखिए, सबसे महंगे इथेनॉल टाइप के एक्स मिल दाम जो है 62 रुपए और 65 पैसे प्रति लीटर के हैं, जबकि 90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के मुकाबले E20 का दाम जो है वो सस्ता होने से क्लियरली फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इथेनॉल पर फिलहाल जीएसटी जो है 5% है। साल 2018 में ही इथेनॉल पर जीएसटी 18% से घटा दी गई थी और उसे 5% कर दिया गया था। 2014-15 के बाद भारत में इथेनॉल उत्पादन की कैपेसिटी लगभग दोगुनी होकर 2019-20 के आंकड़े अगर देखें 426 करोड़ पर पहुंचती हुई दिखी है। लगातार इथेनॉल के दाम में बढ़त से भी फायदा मिलता हुआ दिखा है और इसी के चलते हम ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इथेनॉल की डिमांड, सप्लाई, प्राइस सब कुछ बढ़ता दिखेगा, जिसका क्लियर कट इम्पैक्ट डीसीएम श्रीराम, बलरामपुर चीनी समेत कई कंपनियों पर देखने को मिलेगा, जहां इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षमता विस्तार की जा रही है। बिल्कुल, तो शुगर कंपनीज के लिए है अच्छा मौका। आज थोड़ी आप मुनाफा वसूली जरूर स्पेस पर देख रहे हैं, पर अगर आप पिछले कुछ दिनों का एक्शन देखें तो दमदार तेजी यहां पर बनी है। और वागले साहब, मेरे को याद है 2 दिन पहले बलरामपुर चीनी पर आपकी रिकमेंडेशन आई थी और आज भी देखिए स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है, 2-2.25% ऊपर है। अगर फ्रेश व्यू लेना हो बलरामपुर चीनी पर तो क्या सलाह देंगे सर? दीपांशु, बने रहे, इसमें पैटर्न बहुत ज्यादा क्लियर है। मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने जो जिस तरह से 200 का निकाला है और जिस तरह से ऊपर होल्ड करता है, इसमें देखो आपको थोड़ा सा लंबा व्यू लेना पड़ेगा। 1-2-3 दिन का व्यू नहीं लेना पड़ेगा, इसमें कुछ हफ्तों का व्यू लेके मेरा 240 से 250 का इसमें टारगेट है 1 महीने के व्यू से। ओके, तो 240-250 पोजिशनल टारगेट है। डिप पर आए तो आप यहाँ पर मौका जरूर ढूंढ सकते हैं। बलरामपुर चीनी ये एक स्टॉक है जो आपको अच्छे एक्शन में बनते हुए दिख सकता है। अच्छा एक्शन वहाँ पर बन रहा है, अच्छा एक्शन बन रहा है कुछ और कैश स्पेस के स्टॉक्स में, जहाँ पर आप तेजी का माहौल देख रहे हैं। तो कैश स्टॉक्स, ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स, अभी भी काफ़ी नेम्स हैं जहाँ पर मूवमेंट है, बट ऑफ कोर्स आज इंडेक्स लेवल और वहाँ से जुड़े कुछ स्टॉक्स पर दबाव आ रहा है। ब्लू डार्ट, इस पर हमने सुबह भी बात करी थी, वहां पर भी एक्शन दिखा रहा था, अभी भी आपको अच्छे एक्शन में दिख रहा है, तो ब्लू डार्ट पर रखिए नजर, यहां पर मूव बन रहा है। सीमेंट स्टॉक्स की हम सुबह बात कर रहे थे और सुबह भी एक मूव आया था, अब फिर से एक फ्रेश मूव आ रहा है जेके सीमेंट पर। विश्वेश जी, जरा जेके सीमेंट की चार्ट देखिए, सुबह भी ये होल्ड आउट कर रहा था, एक मूव आया था, उसके बाद थोड़ा करेक्ट हुआ, अब फिर से मूव दिखा रहा है। कोई व्यू जेके सीमेंट पर? अच्छा आइडेंटिफाई है दीपांशु। देखिए, जेके सीमेंट एक ब्रॉड रेंज थी, नीचे में 2500 के आसपास और ऊपर में मेरे हिसाब से 2800। आज आफ्टर 10-15 दिन रेंज ऊपर की तरफ एक्सपैंड कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो आप, तो आज के लो की स्टॉप लॉस से 2730 के स्टॉप लॉस से एंटिसिपेट कर सकते हो कि शायद स्टॉक ब्रेकआउट देगा। तो मुझे लग रहा है कि 2930 तक के लेवल आप कंजर्वेटिवली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन देखिए, मूव काफी स्ट्रेच है दीपांशु, 800 रुपए से वन साइड चल रहा है स्टॉक 2900 तक। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस रहना भी एडवाइजेबल होगा। तो अगर पॉसिबल हो तो मेरे हिसाब से वेट करें, 2900 के ऊपर ही फ्रेश ब्रेकआउट के बाद ही बाय करें।
ओके 2900 के ऊपर ही एक फ्रेश मूव आते हुए आपको दिखेगा, तो नजर रखिए जहां तक जेके सीमेंट का सवाल है। एक और कैश स्टॉक जहां पर अच्छी मूव आई है, अभी स्पाइक आया कुणाल जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर का चार्ट देखिए, अभी एक स्पाइक आया 2-2.5% ऊपर चल रहा है काउंटर। कोई व्यू सोनाटा पे, कोई ट्रेड बनते हुए दिख रहा है सर? ट्रेंड है, मैं भी अभी इसी का चार्ट देख रहा था दीपांशु। चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट की दहलीज पर स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो देखिए 500 रुपए का अहम स्तर है, अगर आज 500 रुपए के ऊपर बंदी आ जाए स्टॉक में तो एक ब्रेकआउट होगा। और मुझे लगता है कि जैसे बाजार में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, तुरंत आप एक्शन देख रहे हैं शिफ्ट होता हुआ आईटी स्टॉक्स में, तो आईटी स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। सोनाटा 500 के ऊपर डेफिनेटली बाय करने लायक होगा। आईटी और फार्मा पर एक्शन स्विच ओवर होते हुए दिख रहा है। सोनाटा पर नजर रखिए, अभी 500 का स्तर क्रॉस किया है, 2% के स्पाइक पर स्टॉक हमने देखा था, अब देखिए 5% की मूव स्टॉक पर आपको आती हुई दिख रही है, तो रखनी है नजर इस स्पेस पर। हम एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे थे, जब एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात होती है तो प्राज इंडस्ट्रीज की भी बात आती है, और प्राज इंडस्ट्रीज के लिए एक और खबर आ रही है, एचपीसीएल से बायोगैस प्लांट बनाने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो ये खबर प्राज के लिए आती हुई दिख रही है। ऑर्डर वैल्यू क्या है और क्या बाकी डिटेल्स हैं वो तो सामने नहीं आई हैं, बट डेफिनेटली एक खबर आ रही है प्राज इंडस्ट्रीज के लिए कि एचपीसीएल से बायोगैस प्लांट बनाने के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है। सुमित जी, पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक भी एक्शन में रहा है, और ये एथेनॉल ब्लेंडिंग शुगर की जब भी बात आती है तो प्राज इंडस्ट्रीज भी फोकस में आता है, वैसे भी हाई पर ही ट्रेड कर रहा है, कोई यहाँ से फर्दर व्यू? एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा दीपांशु। स्टॉक के अंदर ओवरऑल तेजी का मूव देखने को मिल रहा है, स्टॉक ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 200 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है, तो स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले। नीचे में जो सपोर्ट है 170 के आसपास का है, ऊपर में 190 से लेकर 200 तक के लेवल प्राज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए प्राज, ऑर्डर मिला है इन्हें एचपीसीएल से, खबर प्राज के लिए है, पर एचपीसीएल बाकी ओएमसीज यहां पर आज है दबाव, और इसके अलावा कच्चे तेल के जो मूवमेंट आ रहे हैं उससे और कहां पर आ रहा है दबाव, कहां से बन सकता है प्रेशर, ये थोड़ी स्टडी कर आए हैं कुशल गुप्ता। कुशल बताइए क्या चल रहा है, एक तो ओएमसीज के साथ आज क्या चल रहा है, और फिर ये जो बाकी तेल ऑयल का मूवमेंट है उससे कहां पर इंपैक्ट आ सकता है? बिल्कुल, तो ओएमसीज के लिए आप देखिए दीपांशु, जिस तरह से इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, पिछले 9 दिनों से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उनके दाम जो है वो नहीं बढ़ाए गए हैं, और दाम में बढ़त पर रोक की वजह से कहीं ना कहीं ओएमसीज पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट इस दौरान जो तेल के भाव है वो 7% उछाल के बावजूद ओएमसीज ने के दो जो दाम है वो नहीं बढ़ाए गए हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है इनके आई पर आता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, अगर आप साथ में देखें तो दाम बढ़ाने पर रोक से ओएमसीज के मार्केटिंग मार्जिन्स पर भी दबाव आता हुआ नजर आएगा, और उस वजह से कहीं ना कहीं ओएमसीज जो है आपको लगातार दबाव में देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो $70 पर जो तेल की चिंताएं हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट इस साल कच्चे तेल के जो दाम है उसमें 32% का उछाल हमें देखने को मिला है, और ओपेक के ने उत्पादन नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो भी आता हुआ नजर आएगा, और जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसका भी डर जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और तेल के दामों का जो महंगाई है उसका डायरेक्ट प्रभाव होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं इन सब कारणों की वजह से ओएमसीज पर जो है आज आपको दबाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ओएमसीज पर दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है इस समय। आइए, ये तो रहा ओएमसीज पर दबाव, बाकी जो ऑयल एंड गैस का इंपैक्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले चलते हैं सेठी साहब के पास, हमारे साथ जुड़ रहे हैं शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। सदाबहार सेठी साहब का स्वागत करते हैं। स्वागत है सेठी साहब। थोड़ा उतार चढ़ाव वाला बाजार, 15,000 पर निफ्टी, ढेरों स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली चल रही है, क्या व्यू है सर आपका आज? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए दीपांशु, बाजार में हालांकि निफ्टी पॉजिटिव है, बट ब्रॉडर मार्केट्स में आज वीकनेस जरूर दिखाई दे रही है। फिर भी मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए और खरीदारी करने की सलाह है। 2 स्टॉक है, एक कैश मार्केट का और एक F&O का स्टॉक। तो एज ऑलवेज सेठी साहब ऑप्टिमिज्म लाते हुए बाजार में 15,000 पर निफ्टी है, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, बताएं सेठी साहब कैश मार्केट से क्या पसंद है आपको? बिल्कुल दीपांशु, जो आज का मेरा कैश मार्केट का स्टॉक है, देखिए एक जबरदस्त कंपनी है। वैसे तो इसको भी मेटल सेक्टर की कंपनी बोलेंगे, बट ये थोड़ी हटके है। ये एक PSU मेटल स्टॉक है, मिधानी मिश्र धातु निगम, जो कि स्पेशलाइज्ड एलॉय स्टील बनाती है, जो कि डिफेंस और एरोस्पेस इन सब सेक्टर में काम आता है।
सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और जिस तरह से सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ये स्टॉक जो कि अभी 195-96 के लेवल पे ट्रेड करता है, मुझे लगता है अच्छा करेगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छे मार्जिन है कंपेयर टू अदर मेटल स्टॉक्स। एक डेट फ्री कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16% है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 29% के, एक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। और बाकी इसको आज पिक करने के पीछे कारण ये भी है कि 15 मार्च को इस कंपनी ने भी अपनी एक बोर्ड मीटिंग बुलाई है डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए। तो इस तरह के जो भी PSU स्टॉक्स है जिनमें अभी मार्च एंडिंग के पहले डिविडेंड आ रहे हैं, उनमें प्रायर टू डिविडेंड एक अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक वैसे भी फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, लंबी अवधि के लिए मैं इस पर बहुत ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है करंट लेवल्स में खरीदना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 210 के टारगेट है, 190 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, 190 के स्टॉप लॉस, 210 के टारगेट के लिए मिधानी में करें खरीदारी। ये है राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई। मिश्र धातु ये भी हमारा मालामाल वीकली स्टॉक रहा है, काफी दमदार एक्शन प्रदर्शन इस स्टॉक ने भी किया है। आइए दूसरा स्टॉक सेठी साहब, दूसरा तो FNO वाला होगा। हाँ बिल्कुल अनिल जी, दूसरा स्टॉक FNO का स्टॉक है और ये स्टॉक भी PSU स्टॉक है वापिस कोइंसिडेंटली। ये PSU पावर फाइनेंसिंग कंपनी है, REC, जो कि अभी मार्च फ्यूचर्स 143 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। इसको फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह है, 143 के लेवल पे खरीदे। इसमें भी कल इनकी डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट है और बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से आप कंपेयर करेंगे तो बाकी जो अपने पीएर्स से काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और अब तो ये भी क्लैरिटी आ गई कि PFC और REC का मर्जर नहीं होगा, जो कि इसके लिए बड़ा पॉजिटिव है। मुझे लगता है 143 के लेवल पे इसको खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 150 के टारगेट है, 138 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है REC में भी खरीदारी करने के राय। और हाल ही में हमने पिछले हफ्ते REC पर ये खबर भी की थी कि REC और PFC का मर्जर नहीं होने जा रहा है और ये REC के लिए अच्छा भी है। तो उस लिहाज से भी एक अच्छी खबर भी आपके लिए है। 138 का स्टॉप लॉस लगा कर खरीदें 150 तक के टारगेट के लिए। कल इसकी भी डिविडेंड पर बैठक है, तो देखते हैं क्या कुछ कितना डिविडेंड यहाँ पर REC को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा। तो दीप, आज सारे काम समय से हो रहे हैं, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी समय से चलते हैं सर। बिल्कुल। ऐसा क्यों कि समय से क्यों हो रहे हैं आज सारे काम? एक्शन ही थोड़ा कम हो रहा है। बिगुल की आवाजें नहीं आ रही है थोड़ी। गिनती के 2 बिगुल बजे हैं, वागले साहब का और राकेश जी की तरफ, कुणाल जी की तरफ से, और एक विश्वेश जी का बिगुल हो गया। 3 बिगुल कुल मिलाकर अभी तक आए। सुमित जी फॉर्म में नहीं है। सुमित जी फॉर्म में नहीं है। सुमित जी मन बना रहे हैं अभी तक कि लॉन्ग दूं शॉर्ट दूं, लॉन्ग दूं। और चोपड़ा साहब भी आ चुके हैं। चलिए, सेठी साहब की फिक्स हो चुकी है, कर लेते हैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, तो चलते हैं अनिल जी के पास स्ट्रैटेजी के लिए। सर ग्लोबल पिक्चर तो अच्छी है। अगर आप डाउ पर देखें 200 पॉइंट की तेजी है, नैस्डैक फ्यूचर्स देखें 200 से ज्यादा पॉइंट की तेजी है, ऑलमोस्ट 2% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स भी दिख रहे हैं, जो थोड़ा 11% ऊंचाई से फिसले हैं। अब लग रहा है कि आज थोड़ा रिक्लेम करेंगे ये लॉस्ट ग्राउंड को। तो डाउ और नैस्डैक दोनों ही पॉजिटिव क्यूज दे रहे हैं। यूरोप की ठीक शुरुआत हुई है सर, पर यूरोप की सुस्ती आज वारंटेड है, क्योंकि कल हमने देखा कि यूरोप में 1.5 से 3% की तेजी थी। कल जर्मनी के बाजार 3.5% ऊपर बंद हुए नए रिकॉर्ड पर। तो वहां से देखें तो थोड़ी वहां पर सुस्ती दिख रही है, बट पॉजिटिव एक्शन ही है, कुछ ज्यादा गिरावट नहीं है। एशिया में हांगकांग पॉजिटिव था, चीन में हमने 2% की गिरावट देखी और जापान 1% पॉजिटिव था। तो एशिया मिक्स था। यूएस के फ्यूचर्स पॉजिटिव हैं और यूरोप एकदम सुस्त है इस समय। बताएं सर, हमें क्या करना चाहिए? दीप, देखिए, डेटा ये बता रहे हैं कि आप दोनों ही तरफ ट्रेड करेंगे सिमिलरली जो बदलाव, और इसीलिए आज इतनी सब मजबूती के बावजूद मैंने कहा कि मैं छोटी रेंज ही दे रहा हूँ। और काश मैं गलत पड़ जाऊं, लेकिन ऐसा हो न सका। कि लगे रहा कि हाँ, आज देखो, आज बाहर निकलने के लिए भी मौका अच्छा था जी, लेकिन इसका मतलब क्लियर है कि बाजार को रेंज तोड़ने की जल्दी नहीं है और नहीं कोई गिरने की जल्दबाजी है। देखिए, कोई खराब भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि खराब है। कभी आपको ब्रॉडर मार्केट कमजोर दिखता तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी अच्छे नजर आएंगे। सो ओवरऑल ठीक है। मतलब आपको ट्रेडिंग व्यू इंडेक्स पे रेंज का रखना है, स्टॉक्स में स्पेसिफिकली, स्टॉक स्पेसिफिकली, सेक्टर स्पेसिफिकली बुलिश रहना है। ये सिंपल फॉर्मूला है, बस इसी में आप काम करते हो जाएगा। अब डेटा देख लीजिए, 15,000 मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों? 15,000 के पुट पर 31 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 47 लाख शेयर है, कल की एक्सपायरी वाले। उसमें से 18 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। अगर 3:05 तक आप 15,000 के ऊपर बने रहते तो आप 15,065 से 15,100 तक की यात्रा आज ही करके कहीं न कहीं 15,065-75 के आसपास समाप्ति देने की कोशिश करेंगे। ये मैं स्पॉट लेवल बता रहा हूँ आपको निफ्टी के।
तो 15,000 के ऊपर अगर आप अगले आधा घंटे तक 3 बजे तक टिके रहते हैं तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि आपको शॉर्ट कवरिंग की वजह से 50 से 75 पॉइंट मिल जाएंगे आराम से। 15,065 15,075 के आसपास फिर दिन की आज की क्लोजिंग होनी चाहिए, ये फिलहाल डेटा में दिख रहा है निफ्टी के लिए। अगर 15,000 के नीचे रहते हैं तो 14,900 14,925 मजबूत सपोर्ट है जो आज का लो बनाया, और बार बार हम यही कह रहे हैं कि यही मेक और ब्रेक लेवल है, नीचे की तरफ वो रहेंगे। और ऊपर की तरफ के मेक और ब्रेक लेवल 15,075 15,125 है, जहां पर आज भी आप पहुंचे। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों की रेंज फिक्स हो गई है आपके लिए, उसी के बीच में आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी 35,500 के आसपास आप घूमते रहिए, नीचे 35,000 मजबूत सपोर्ट, ऊपर 36,000 मजबूत रुकावट। और आज सुबह भी हम ये बात करेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 36,000 पर है, वहां पार करके टिक पाना मुश्किल होगा। एग्जैक्ट 36,100 से आप घूमे, वहां 17 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो संभावना ज़्यादा है कि आप 35,500 के ऊपर बने रहेंगे, क्योंकि 35,500 के पुट में एक्शन ज़्यादा है 9 लाख शेयरों का, तो मजबूती रहनी चाहिए। और मेरा ये समझना है 35,575 से 35,800 के बीच में कहीं ना कहीं आप आज क्लोजिंग होते हुए देख सकते हैं। इस लिहाज से अभी जो डेटा बता रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, कहीं कोई समस्या है नहीं, तो इंडेक्स को लेकर कहीं कोई दिक्कत है नहीं। सेक्टर्स में भी हो सकता है, अगर कोई मेटल खराब हो जाए तो कोई आईटी बचा लेगा, कोई पीएसयूज खराब हो जाए तो कोई और बचा लेगा, तो ऐसे कोई बहुत इंडेक्स में समस्या नहीं है, न बहुत अफलातून तेजी है, न बहुत जरूरत से ज़्यादा कमजोरी है। स्टॉक स्पेसिफिक रही है, वही ठीक है। तो इंडेक्स जिधर है आसपास वहीं पर रहेगा, बस वहीं, कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर बात है सर। सर हम ओएमसीज की बात कर रहे थे, वित्त राज्य मंत्री साहब का भी एक बयान आते हुए दिख रहा है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का सुझाव नहीं है। जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के एजेंडा में ये बात अभी के लिए नहीं है। थोड़ा ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा था, क्योंकि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि नेचुरल गैस को जल्द से जल्द जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, वो एक ऑप्टिमिज्म है। पर अभी पेट्रोल और डीजल जो सेपरेटली हम बात कर रहे हैं, वहां पर जीएसटी के दायरे में लाने का कोई सुझाव नहीं है। तो ये खबर आती हुई दिख रही है। थोड़ा ऑफ कोर्स ये फाइनल डिसीजन तो जीएसटी काउंसिल का ही रहेगा, पर ऐसा कोई सुझाव अभी नहीं दिया गया है। और आज वैसे भी हम प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। एक राय चोपड़ा साहब से भी ले लेते हैं। चोपड़ा साहब, बीपीसीएल तो प्रेशर में है ही, क्योंकि बड़ी ब्लॉक डील हुई है 15-16 करोड़ शेयर्स की, पर इसके अलावा खबरें ये भी आ रही है कि 9 दिनों से डीजल पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, जीएसटी में आने की अभी तो कोई संभावना नहीं है। तो क्या ये जो एक एक्शन बना था ओएमसीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, क्या वो अभी के लिए पूरा हो चुका है? यहां से और गिरावट आनी चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ओएमसीज की अगर आप वैल्यूएशन देखें तो कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे भी ब्लोटेड वैल्यूएशंस नहीं है। और मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीदर लिया है उन्होंने। रीज़न उसका ये है कि जो उसका प्राइस गवर्नमेंट ने तय किया वो 7% नीचे था बीपीसीएल का, तो इससे कहीं ना कहीं एक जो आशाएं बन गई थी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेंटिमेंट को उसने डेंट किया है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन तक ये बात डाइजेस्ट हो जाएगी। और अभी भी अगर आप इंडियन ऑयल कंपनी को देखें, 99-100 रुपए पे चल रही है, या एचपीसीएल को देखें, बीपीसीएल भी मुझे लगता है कि जो शेयर कंफर्टेबली 800-900 रुपए का हो सकता है, तो उसकी वैल्यूएशन तो अभी भी सप्रेस्ड ही है। और जो आपने बात बोली कि 7-8 दिन से अगर भाव नहीं बढ़े हैं, तो अभी तक तो बढ़ ही रहे थे महीनों से, तो ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर डेंट आ गया है या आ जाएगा उनकी बैलेंस शीट पे। क्योंकि आप याद करिएगा कि जब सब्सिडीज होती थी, अंडर रिकवरीज होती थी, तो बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता था। तो अभी तो सिर्फ 1 हफ्ते का प्रेशर ही है प्रैक्टिकली। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और इस दौरान क्रूड ऊपर भी गया है और नीचे भी गया है, तो ये भी एक संभावना है कि थोड़ा सा क्रूड यहीं कहीं अगर स्टेबल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, क्रूड अगर यहाँ 70, 72, 73 के ऊपर जाना शुरू करता है तो तब एक समस्या मैं मान सकता हूँ। बट कहीं ना कहीं अभी 68, 69 तक का तो मुझे लगता है ये सारा हिसाब किताब लगा लिया गया है। और जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है। तो आई डोंट थिंक उनको बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारी कंपनियों ने अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया है, बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी दिए हैं। चाहे आईओसी ले लीजिए, चाहे बीपीसीएल ले लीजिए, बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कंपनियां प्रॉफिट नहीं बना रही हैं। मुझे लगता है सेंटीमेंट में एक डेंट लगा है और वो 1-2 दिन तक ठीक हो जाएगा और ये कंपनियां दोबारा अपने भाव पे वापस आ जाएंगी। और इंडियन ऑयल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आप मुझसे पूछें ओएमसीज में, तो इंडियन ऑयल में एंट्री की जा सकती है, फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है इस लेवल पे। ओके, तो आईओसी बेस्ट बेट है अगर आप देखें बाकी ओएमसीज के मुकाबले, वो चोपड़ा साहब को पसंद आ रही है। नजर रखेंगे उस काउंटर पर, एक्शन इस स्पेस पर बन रहा है। कुछ कैश स्टॉक्स में एक्शन आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, जरा वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पर नजर डालिए। पिछले हफ्ते 10 दिन से ये स्टॉक लगातार एक्शन में आ रहा है, वीक बाजार में भी होल्ड आउट करता है,
500 के ऊपर आराम से होल्ड करा है। जो NSE पर इश्यूज आए थे उस दिन हमने देखा कि इस स्टॉक पर इंट्राडे 30-35% का स्विंग था, पर वहां से भी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। वेस्टलाइफ का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है सुमित जी? दीपांशु, ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर मजबूत है। 530 का इमीडिएट स्टॉक में हर्डल है। 530 का लेवल जैसे एक बार ऊपर में ब्रेक होगा तो उसके बाद 550 रुपए तक के लेवल वेस्टलाइफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि नीचे में 515 के आसपास लगा सकते हैं। ऊपर में 530 का लेवल टूटने के बाद 540-550 रुपए तक के लेवल जल्दी ही वेस्टलाइफ में फिर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो वेस्टलाइफ पर नजर रखिए। इस स्टॉक पर एक्शन यहाँ से और बढ़ते हुए आपको दिख सकता है और वीक बाजार में भी ये स्टॉक लगातार आपको होल्ड आउट करते हुए दिखाता है। कैनफिन होम्स एक और स्टॉक जहां पर एक मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। विश्व जी, वैसे कुछ वायदा बाजार की NBFCs प्रेशर में है, पर कैनफिन होम्स पर अच्छी मूव आ रही है। कोई ट्रेड दिखता है सर यहाँ पे? देखिए दीपांशु, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है मेरे हिसाब से। 530 एक बहुत क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो लास्ट फरवरी 2020 में भी यही लेवल के आसपास से फेल हो गया था और बाद में फिर हमने ऑलमोस्ट काफ़ी बिकवाली देखी थी। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर ये 530 के ऊपर स्टेबल रहता है तो हम 600 तक का वन वे मूव देख सकते हैं। सो एक दिन टिक जाने दीजिए 530 के ऊपर और मेरे हिसाब से उसके बाद बाय करें, बिकॉज दिस डेज लॉट ऑफ स्टॉक्स आर गोइंग अबाउट द रेजिस्टेंस वॉल्यूम होता है और फिर वहां से सप्लाई आ जाती है। तो मेरे हिसाब से रन अवे मार्केट नहीं है तो कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी जल्दी नहीं करें, थोड़ा एक बार सेटल होने दीजिए, फिर आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। बट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग स्पेस है। कुछ NBFCs आज आपको अच्छी मूवमेंट दिखा रही हैं। दोनों तरफ के, जो खराब हो रही है वो खराब हो रही है, जो अच्छी हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। वही हो रहा है सर। M&M फाइनेंस पर भी अच्छी मूव आ रही है आज। हाँ, जो चल रहे हैं वो बढ़िया चल रहे हैं। मतलब इंटरेस्टिंग ट्रेड है आज दीप। मतलब हर सेक्टर में आप अलग अलग तरह के ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे सेक्टर एक साथ चल ही रहे हैं या एक साथ गिर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए एक इंडेक्स पर बढ़िया व्यू लेते हैं। चलते हैं नितिन जी के पास, बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मरवार का। बताएं नितिन जी। देखिए, निफ्टी के डेटा में कल और आज में थोड़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है और वो इंप्रूवमेंट निफ्टी के टॉप स्टॉक से दिख रही है। जैसे एक तो HDFC बैंक और जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं ICICI बैंक, कोटक, ICICI, इन सब में थोड़ी बाइंग है। और उससे बाहर देखें तो HDFC लिमिटेड है, इनमें भी बाइंग है। तो जो हेवी वेट्स हैं उसमें बाइंग दिख रही है। दूसरी बात यह है कि निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट आज 5% कम हुआ है। वो मुझे इंडिकेट कर रही है कि जो शॉर्ट पोजीशन कल और परसों बनी थी उसमें अनवाइंडिंग हो रही है, यानी शॉर्ट कट रहे हैं। बैंक निफ्टी ऊपर है बट उसमें केवल 1% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। वो ये इंडिकेट कर रही है कि कुछ हद तक शॉर्ट कटी है और इसलिए केवल 1% का OI बिल्डअप है। तो कुल मिला के समरी मुझे ये मिल रही है कि अगर हम आज फ्यूचर्स में 15,000 के ऊपर क्लोज कर पाते हैं और अभी 15,048 का रेट है तो पॉसिबल है कि कल की एक्सपायरी 15,150 की तरफ हो सकती है, यानी यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर एक्सपायरी हो सकती है। तो उसको देखते हुए व्यू मैं कल के लिए पॉजिटिव रख रहा हूँ। कल की एक्सपायरी 15,150 का हम टारगेट रख रहे हैं और उसको देखते हुए यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। और 15,000 की कॉल ऑप्शन मुझे 90 रुपए में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस होगा 60 रुपए का और टारगेट होगा करीब 140-150 रुपए का। तो ये 15,000 की कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं या फिर सेकंड स्ट्रेटजी आप बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं, यानी 15,000 की कॉल लेके 15,150 की कॉल 15,000 की कॉल लेके 15,100 की कॉल बेच सकते हैं, जो करीब 48-47 में बनेगी, जिसका स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 25 रुपया डिफरेंस का। और टारगेट ऊपर में 15,150 के आसपास आएगी तो ये स्प्रेड की वैल्यू डबल हो सकती है। तो ये दो में से कोई भी स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए 15,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय 90 रुपए में लीजिए, 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 140-150। नितिन जी, बहुत दिनों बाद आपने बाय कॉल दिया, राइट? कंडीशन एक ही कि 15,000 के ऊपर बंद होना चाहिए, करेक्ट? जैन जी, 15,000 के ऊपर मैं फ्यूचर्स में देख रहा हूँ। स्पॉट तो उसी के आसपास चल रहा है, बट जो निफ्टी के टॉप स्टॉक्स हैं उसमें बाइंग दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं शॉर्ट कवरिंग हो रही है और एक कल फिर से पॉजिटिव मूव मिल सकती है। तो मैं जो 15,000 के ऊपर का लेवल देख रहा हूँ, ये फ्यूचर्स का लेवल देख रहा हूँ जो अभी 15,053 के आसपास है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए निफ्टी पर खरीदारी करने की राय और 15,000 के ऊपर फ्यूचर्स की क्लोजिंग चाहिए। बात सही है। और आमतौर पर एक्सपायरी के एक दिन पहले के शॉर्ट कवरिंग के ट्रेंड को नितिन जी बहुत अच्छे से सूंघ लेते हैं, सेंस जबरदस्त करते हैं। ये नितिन जी की खासियत है। तो नितिन जी जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, गौर फरमाइए।
एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला ट्रेंड। हाँ, गौर फरमाइए बैंक निफ्टी पर। अगर आपको डाउ और नैस्डैक की रिलेशनशिप समझनी है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की रिलेशनशिप समझिए। देखो, अगर आई डोंट नो दोनों एक साथ दिखा सकते हैं, एक विंडो में डाउ नैस्डैक का फ्यूचर्स दिखाओ, एक में बैंक निफ्टी दिखाओ, हमारा बैंक निफ्टी। जैसे बैंक निफ्टी दौड़ लगा रहा है वैसे नास्डेक फीचर्स वहाँ पे दौड़ लगा रहा है। नास्डेक फीचर्स 2% से ज़्यादा, 2% के आसपास मजबूत है। हाँ, और हमारा बैंक निफ्टी भी इधर देखिए 1.25%। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी कहीं ऊपर है नास्डेक, और यहाँ पर देखो अब नास्डेक लीडरशिप ले रहा है, वहाँ आधा % ही ऊपर है 200 पॉइंट, लेकिन वहाँ पर 250-250 पॉइंट। इंटरेस्टिंग है, यानी कि जो पिटा हुआ वो बढ़ रहा है हमारे यहाँ भी वहाँ भी। तो फिर यही होना चाहिए, यहाँ पे एक्शन है पूरा। तो नितिन जी ने जो निफ्टी पर निशाना लगाया वो कमाल का है। नितिन जी, मैं सोच रहा था कि बैंक निफ्टी पर भी आप कॉल देंगे, बैंक निफ्टी पर भी है व्यू आपका? जी देखिए, बैंक निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव रख रहे हैं, क्योंकि 35,500 पे आज बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है पुट्स में। इसका मतलब है कि 35,500 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, और आज जो भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो ज्यादातर आज का ही बिल्डअप है 35,500 पे, 70-80% आज का ही बिल्डअप है। तो वो इंडिकेट कर रही है कि 35,500 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, और अभी हम लोग 35,700 के आसपास हैं। तो हम 35,700 की कॉल ऑप्शन लेके 36,000 की हम बेच सकते हैं, जिसको हम बुल कॉल स्प्रेड बोलेंगे। ये 130 रुपए के डिफरेंस में बनेगी। इसका स्टॉप लॉस हम 70 रुपीज का रखेंगे, और 36,000 का मैं टारगेट रख रहा हूँ, क्योंकि 36,000 का रेसिस्टेंस है। तो 36,000 के आसपास अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आती है तो ये स्प्रेड आपकी 130 वाली 250-260 हो सकती है। तो बैंक निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड एट द मनी में हम करके चल सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी पर भी है पॉजिटिव व्यू, बुल कॉल स्प्रेड आ रही है बैंक निफ्टी के लिए, स्प्रेड आया है आपके लिए निफ्टी का, और अगर आप चाहें तो नेकेड कॉल भी खरीद सकते हैं 15,000 की। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव बन रहा है इंडेक्स का डेटा देखकर नितिन जी की तरफ से। आइए आपको कल की एक्सपायरी के लिए एक बढ़िया ट्रेड देते हैं सुमित जी की तरफ से, एक्सपायरी का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही यहाँ से स्ट्रेंथ, अभी ऑलरेडी आप देखो तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन दोनों में अब यहाँ से एक ऊपर का मूव ही देखने को मिलना चाहिए। तो एक्सपायरी के ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना चाहूंगा, जिसके अंदर 35,700 का कॉल अभी चल रहा है 270 रुपए 275 रुपए, इसको लेने का सलाह रहेगा। बैंक निफ्टी का 35,700 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 175 का, ऊपर में टारगेट बनेगा 375 का और 475 का। बाय बैंक निफ्टी 35,700 कॉल एट 275, स्टॉप लॉस 175, टारगेट 375 और 475। यहीं से 300-400 पॉइंट का अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में अगर बनता है तो ये दोनों टारगेट्स अचीव होंगे, और मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। ओके, एक मिनट, 35,700 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है कल का, करेक्ट? बिल्कुल, हाँ। अच्छा सुमित जी, बाय द वे ऐसे याद आया, कल दोपहर में क्या कर रहे हैं, आपका क्या प्रोग्राम है? दोपहर में अनिल जी फिलहाल अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। ओके, हो गया डिसाइड, फिर आपका नहीं हुआ तो हमारा हो गया। कल दोपहर में 2 से 3:30 बजे आप शो में मेरे साथ रहेंगे। आमतौर पर वेडनेसडे को सुमित जी होते नहीं है, और कल एक्सपायरी, तो आपको एक्सपायरी के दिन स्पेशल इन्विटेशन है, कबूल करो। अनिल जी अब तो लोग पूछने लग गए कि बुधवार को ऐसा क्या है कि आप सेकंड हाफ में नहीं बैठते। तो इससे पहले कि लोग बातें करें, आप हाँ कर दीजिए। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। तो चलिए, कल गुरुवार की छुट्टी है, और आमतौर पर बुधवार को सुमित जी होते नहीं, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इन्विटेशन सुमित जी को दे दिया जाए। बैंक निफ्टी का 35,700 का कॉल ऑप्शन 275 रुपए में खरीदिए, 175 का स्टॉप लॉस, 375 और 475। मेरे को सुमित जी इसलिए बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, सारे लेवल ऐसे देते बड़ा आसानी से याद हो जाते हैं। सबको सीखना चाहिए सुमित जी से। जय का है, जय को जय नहीं है, स्पेशली जय के लिए विश्वेश जी बता ही देंगे जो भी यहाँ पे होता है, और अगर जय नहीं भी है तो विश्वेश जी तो फोन करके बोलेगी देखो जय आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हुई थी। तो 275, 175, 375, 475 कितना ईजी है याद रखना। तो ऐसा हम याद रख लेंगे सारे के सारे लेवल्स बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने की राय। जी बिल्कुल, तो बैंक्स पर हो रहा है एक्शन, खरीदारी करके जाइए, ये है आपके लिए सुमित जी की राय इस समय। एम्फेसिस, ये एक स्टॉक जहां पर एक्शन बनते हुए दिख सकता है आपको। ब्लैकस्टोन ने अपना हिस्सेदारी बेचने का प्लान टाल दिया है। क्यों टाला है ब्लैकस्टोन ने, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए क्या चल रहा है एम्फेसिस में।
बिल्कुल, देखिए एम्फेसिस को लेकर ये जो डील वाला स्ट्रक्चर चल रहा था, काफी टाइम से चल रहा था। इनफैक्ट ब्लैकस्टोन की जो करीब 56% हिस्सेदारी है वो इससे कंप्लीटली एग्जिट करना चाह रहे थे, जिसके साथ उन्होंने जो है दो बायर्स के साथ, जो स्ट्रेटेजिक बायर्स हैं, एक तो कार्लाइल ग्रुप था और साथ ही एक जीआईसी था, उन्होंने बोलियां लगाई थी। पर कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशंस हैं उसको लेकर डिफरेंसेस हमें क्लियरली दिख रहे थे, क्योंकि जो ब्लैकस्टोन है उन्होंने आप देखिए 2016 में करीब 60.5% हिस्सेदारी खरीदी थी 430 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, और अभी अगर आप देखें तो 23 फरवरी को एम्फेसिस ने लाइफ हाई लगाया था 1788 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह का वैल्यूएशन गेन इनको मिलता हुआ दिख रहा है वो काफी बेहतरीन है, और यहां पर आगे के लिए भी जो आउटलुक लगा रहे थे ब्लैकस्टोन वो काफी इंटरेस्टिंग है। और वहां पर जो अभी जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमें अक्रॉस कंपनीज देखने को मिल रहा है, उस वजह से जो FY21 और FY22 के अर्निंग्स रेवेन्यू ग्रोथ एस्टिमेट्स है वहां पर भी जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं उसमें एम्फेसिस लीड करती हुई नजर आ सकती है। इधर कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं जिसमें एम्फेसिस का अगर आप देखें तो FY22 का एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो करीब 22% का है रेवेन्यू ग्रोथ। उसके मुकाबले आप L&T इन्फोटेक 18%, माइंडट्री का करीब 13%, और साथ ही कोफोर्ज की भी बात करें तो वो भी जो है 18.5% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो पेयर कंपैरिजन भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी एम्फेसिस का बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ आगे के लिए दिख रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन डिफरेंस आ रहा है जो बायर और जो सेलर है उसके बीच में, कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये जो डील है ये कॉल ऑफ कर दी गई है। अब आगे क्या होगा ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। क्या जापानीज आईटी कंपनीज या फिर भारतीय आईटी कंपनीज ही इसको स्टेक को खरीदने के लिए आगे आएंगी, और अगर आती है तो किस वैल्यूएशन पर ये डील होती है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, तो क्या होगा अब नेक्स्ट ये जानना जरूरी है। चोपड़ा साहब कैसे देखें इसे? आज सुबह अनिल जी से भी इस पर बात हो रही थी, तो अच्छी बात यह है कि वो कम वैल्यूएशन पे बेचना नहीं चाहते, और बुरी बात यह है कि इस वैल्यूएशन पर कोई खरीदने को तैयार नहीं है। कैसे देखें इस खबर को, और एम्फेसिस पर क्या व्यू बनता है सर? देखिए, अच्छी कंपनी है एम्फेसिस, और जैसे मैंने पहले बोला ओएमसीज पे थोड़ा सा सेंटिमेंटल इशू रहा, उसकी वजह से थोड़ा हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। वैसे ही एम्फेसिस में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, और ये 1-1.25% का कोई करेक्शन भी नहीं कहा जा सकता। तो मुझे लगता है स्टॉक वापस आ जाएगा, कंपनी अच्छा काम करती रहेगी। और कई बार क्या होता है, मार्केट के सेंटिमेंट्स होते हैं। अब सब लोग ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली टॉप पे हैं, और इस समय पर कोई नया फ्रेश पैसा डालने में इंटरेस्टेड नहीं है। और खास करके जो आईटी कंपनीज हैं वहां पर भी अगर हम देखें, चाहे ग्लोबल कंपनीज हो, वहां पर भी वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हैं। तो ये वैल्यूएशन इशू तो आता है आईटी कंपनीज में, मगर उनका जो मल्टीपल है वो हमेशा ऐसे ही चलता है। जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं या आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं उनको मल्टीपल भी इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि उनका जो रीच है, जो उनका एक्सपेंस है, जो उनका पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग रेवेन्यूज एंड न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो कहीं ज़्यादा होता है ब्रिक एंड मॉर्टर से। तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है ये स्टॉक वापस आ जाएगा एक आध दिन में, और धीरे धीरे अपनी चाल चलता रहेगा, और बहुत स्ट्रांग कंपनी है। तो अभी नहीं, थोड़े दिन बाद कोई ना कोई बाहर मिलेगा। मगर ये बात तो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज का एक नेचर होता है। जैसे NIIT को भी कोफोर्ज का नाम दिया गया, और वहाँ पर भी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आ गए, तो ये बेरिंग्स वहाँ पर आया। तो ये PE प्लेयर्स का एक नेचर होता है कि वो इन्वेस्ट करते हैं और अपना मल्टीपल निकाल के बाहर हो जाते हैं, फिर वो हैंड्स चेंज होते रहते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात है। और एम्फेसिस इज अ ग्रेट कंपनी, और बिल्कुल भी घबराइए नहीं। जो निवेशक हैं वो बिल्कुल निवेशित रहे इसके अंदर, और स्टॉक वापस आ जाएगा और धीरे धीरे अपनी ऊपरी चाल बरकरार रखेगा। ओके, तो चाल बरकरार रहेगी, परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहेगा वैल्यूएशन को लेकर, पर बाजार में है दमदार एक्शन। चलते हैं अनिल जी के पास, बिगुल कल के 2000 का। बताएं सर। खरीदारी करने की राय, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक, जिसे बहुत लोगों ने खरीदा है, जिसे बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, जिसे बहुत लोग खरीदेंगे भी। और आज का सबसे चर्चित स्टॉक BPCL 443 रुपए के आसपास फ्यूचर्स चल रहे हैं। 400 यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आज का लो है 436 रुपए का फ्यूचर्स का, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए 435 रुपए के आसपास का, ठीक है। और यहाँ खरीदारी करने की राय। अब दीप क्यों खरीदना है वो मैं बताता हूँ जी सर, वो इंटरेस्टिंग है। आज इन्होंने अपने ट्रेजरी शेयर बेचे जी, ठीक है ना। आज के ट्रेजरी शेयर इन्होंने बेच दिए हैं, और उसके अलावा इन्होंने बेची है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो दो चीजें बेच के इनके पास पैसे आए, ठीक है। तो ये दो चीजों के जो पैसे आए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी के आए करीबन 9000 करोड़ रुपए,
आज के आए होंगे करीबन 7,000 करोड़ रुपए, तो 16,000 करोड़ रुपए के आसपास के, 1,000 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है, रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 16,000 करोड़ रुपए आ गए बीपीसीएल के बाद, क्या करेंगे? जो इसको खरीदने वाला है उनको तो देंगे नहीं, वापस देना पड़ेगा, तुरंत देना है गवर्नमेंट को, तुरंत प्रभाव से देना है, बिल्कुल कभी भी दे सकते हैं, आज कल परसों, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने भर में जी भाई अल्टीमेटली डिविडेंड आएगा। अब डिविडेंड कितना होता है, सीधा सीधा कैलकुलेशन करें 16,000 करोड़ का तो करीबन 80 रुपए के आसपास होता है। नेचुरली कुछ ना कुछ तो टैक्स लगेगा ही, तो अगर मैं टैक्स ये मान के चलूँ 35% के आसपास का टैक्स मान भी लूँ, हालांकि अब तो कंपनी के लिए टैक्स 25% हो गए, सरचार्ज ये वो फलाना सब कुछ करके, तो भी मेरे को लगता है कि आराम से 45 से 50 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड तैयार है। तो आज गिरा 25 रुपए, उससे डबल डिविडेंड आपके लिए आ रहा है। 24 रुपए नीचे, कितना नीचे, 22 रुपए, 22 से डबल डिविडेंड आ रहा है। तो आप आज शांति से लेके बैठ जाइए, डिलीवरी में लेके बैठिए। वैसे तो डिविडेंड इतना बड़ा आएगा कि फ्यूचर्स में भी मिलेगा, 5% से ज्यादा जब डिविडेंड आता है तो फ्यूचर्स वालों को भी डिविडेंड मिलता है, तो आपको आराम से डिविडेंड मिलेगा। शांति से लेके बैठ जाइए, जब तक डिविडेंड ना आए तब तक बेचना नहीं है, और नीचे आए तो और एक्यूमुलेट कर लीजिए। सिंपल, नीचे आने की एक ही रिस्क है, कच्चा तेल, बाकी और कोई रिस्क नहीं है, बाकी तो कोई रिस्क है नहीं। वैसे तो आप देखें तो कौन से रिफाइनरी, कौन सा ऑयल मार्केटिंग कंपनी आज कच्चे तेल पर वो कर रही है, क्योंकि सब इन्वेंट्री गेंस पे बैठे हैं, किसी को कोई खास लॉस है नहीं, इतना कच्चा तेल बढ़ गया और भाव नहीं भी बढ़ा रहे तब भी। तो मुझे लगता है बीपीसीएल ये एकदम परफेक्ट एंट्री लेवल है आपके लिए। 440 रुपये के आसपास मिले तो और भी बढ़िया, ऊपर में 455, 465 दो टारगेट रखिए, और जिनको डिविडेंड लेना है आराम से डिलीवरी में लेके शांति से रख लीजिए। क्लियर है, बहुत क्लियर है। तो ये है आपके लिए बीपीसीएल, डिविडेंड प्ले भी है और इन्वेस्टमेंट प्ले भी है और ट्रेडिंग प्ले भी है, जहां पर आप, हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन साफ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब गिन सकते हैं, आप भी गिन सकते हो, मैं भी गिन सकता हूँ, सब गिन सकते हैं। तो ये आपके लिए बीपीसीएल है। बीपीसीएल के चार्ट्स पर ही एक राय, कुणाल जी जरा आप राय दें, उसके बाद मैं चोपड़ा साहब से राय लेता हूँ। बीपीसीएल, कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक सबसे अच्छी बात अनिल जी ये है कि 430 रुपए पर चार्ट पर बड़ा जबरदस्त सपोर्ट है, और आज आप देखें अनिल जी 19 स्तरों के करीब आने के बाद स्टॉक में बाइंग आते हुए देखी गई। मुझे लगता है अनिल जी वापस से इसमें एक पुल बैक देखने को मिलेगा, और जो आज का इसमें गैप डाउन हुआ है, अगर ये गैप भी केवल फिल हो जाए तो 470 रुपए तक का एक मूव आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें, 440 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, छोटा सा स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 460 का, दूसरा टारगेट 475 रुपए का होगा। 460, 475 और लिए लो। कुणाल जी ने तो और स्टॉप लॉस छोटा कर दिया, 435 की जगह 440 का ही स्टॉप लॉस कर दिया, और 475 तक के टारगेट भी और ऊपर के कुणाल जी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। तो जो करेक्शन एक बढ़िया होना था एक बड़े रनअप के बाद, वो हो चुका है, और डिविडेंड के लिए आपको यहां पर ट्रेड करना ही चाहिए। चोपड़ा साहब, आपकी राय दें, बीपीसीएल पर क्या खरीदेंगे आप 445 पर? अनिल जी, अभी मेरे से जब पूछा गया ओएमसीज के बारे में, तो मैंने यही बोला कि थोड़ा सा सेंटिमेंटल वो डेंट दिख रहा है और ये वापस आ जाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल पहले भी यही बात बोल रहा था, अभी भी यही बोल रहा हूँ, और आपने बहुत ही यू हिट द नेल ऑन द हेड कि इसमें तो डिविडेंड इतना अच्छा आएगा। 16,000 करोड़ रुपए जब आपके बुक्स पे आते हैं, और जाहिर सी बात है जब बेचनी है कंपनी तो इस कैश के साथ तो नहीं बेची जाएगी, तो एक बहुत अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है, निश्चित रूप से बाय किया जा सकता है। इन कंपनी में बहुत इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो बीपीसीएल 700-800 रुपए का शेयर दिखता है, यहाँ से भी डबल। मगर देखिए बहुत सारे कारण होते हैं सरकारी कंपनियों में जिसकी वजह से वैल्यूएशन अनलॉक नहीं हो पाती है और वो सप्रेस्ड वैल्यूएशंस रहती हैं। तो मैं तो बिल्कुल, हमने आज अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया है नीचे में बाइंग करने के लिए, और अभी भी मैं कहूँगा कि अभी फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है और इसको रखा जा सकता है स्टॉक, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्राइवेट हैंड्स में भी जाता है तो कोई बड़ी कंपनी ही खरीदेगी, और वो बीपीसीएल के लिए अच्छा होगा क्योंकि इसमें वैल्यू अनलॉकिंग बहुत होगी। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि कहीं ना कहीं परपेचुअल है, जब तक ईवीज इतने नहीं आ जाते कि लोग पेट्रोल और डीजल भराना बंद ना कर दें। तो आने वाले कुछ सालों तक तो इनका बिजनेस खत्म होता नहीं, और हर गांव में, देहात में, हर कूचे में जहां पर आपको पेट्रोल पंप्स दिखते हैं बीपीसीएल आईओसी के, तो कहाँ कोई दिक्कत है। तो आई थिंक कि कोई भी परेशानी नहीं है। कच्चे तेल में थोड़ा बहुत, कच्चे तेल के ऊपर जाने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखती, क्योंकि अप्रैल के बाद ओपेक शायद अपने प्रोडक्शन कट्स को ख़त्म करेगा और दोबारा से प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और क्रूड में थोड़ी नरमी आनी लाजमी भी है। और सेकेंडली एक जो और बात मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जैसे अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो हीटिंग ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं वो रिक्वायरमेंट भी थोड़ी कम हो, तो मुझे लगता है कि सर्दी खत्म होते होते और जैसी गर्मी आएगी
तो कच्चे तेल में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। ओके, तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं इस वक्त चोपड़ा साहब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। भाव BPSL का 800 रुपये भी हो सकता है। ये सबसे बड़ी काम की लाइन जो चोपड़ा साहब ने की, इसे गौर से फरमाइए। और जब 800 रुपये इसका दाम हो जाएगा तब चोपड़ा साहब को फिर से शो पर बुलाकर अभिनंदन अभिवादन किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कुणाल जी और राकेश जी इंतजार कर रहे हैं कि 200 रुपये और बढ़ जाए बस BML, 200-250 रुपये तो हमारा भी अभिनंदन हो जाए। 1700 का टारगेट दिया, क्या स्पीड से भागा। वैसे तो अभिनंदन करने लायक काम तो कर ही दिया उन्होंने। BML जिस तरह से 50% तो हो ही गया। 50% मुश्किल से एक हफ्ते में, गजब। आज 1542 का हाई बनाया है हफ्ते 10। कुणाल जी कितने दिन पहले रिकमेंड किया था, कुछ याद है आपको? नहीं तो मैं फिर रिकॉर्ड निकलवाऊं। नहीं अनिल जी, बिल्कुल याद है अनिल जी। अभी देखिए 2-3 दिन पहले की बात है जब हमने इस पर बात की थी, और अनिल जी मेरे ख्याल से ये 4 दिन पहले की बात है अनिल जी। बिल्कुल 4 दिन में देखिए स्टॉक में जो 400 रुपये 500 रुपये का बड़ा उछाल आया, 1000 रुपये से 1542 नॉन स्टॉप। बहुत ही टाइमली जो खरीदारी करने की राय BML पर कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आई। फिर से खरीदारी की रेंज में आ रहा है, आने दीजिए, नीचे थोड़ा करेक्शन होना ठीक रहता है। 25 फरवरी को बिल्कुल। और 1000 रुपये का दाम था, 1000 के लेवल। हाँ 1000 से 1700, बहुत ही गजब का, मतलब रिसेंटली वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स आई हैव सीन। आइए सुमित जी भी तैयार है अपने बिगुल के साथ, सुमित का सुपर हिट। बनाए सुमित जी। स्टॉक का भाव चल रहा है 535 रुपए, 537 रुपए, और बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक मेरे रडार पे आया है क्योंकि आज स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया है। स्टॉक का नाम है कैनफिन होम। कैनफिन होम के अंदर आज ब्रेकआउट है अनिल जी। स्टॉक पिछले रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। डेली और वीकली चार्ट में स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक साइडवेज चैनल का ब्रेकआउट है। मैं चार्ट्स पे देख रहा हूं, मार्च 2018 के हाई ब्रेक हो रहे हैं। मार्च 2018 के हाई ब्रेक हो रहे हैं। लास्ट ऑलमोस्ट 3 साल के हायर लेवल्स पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक यहां से मेरे को लग रहा है 575, और मैं थोड़ा सा पोजिशनल कॉल देना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह का चार्ट में ब्रेकआउट दिख रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि ये पोजिशनली बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा मूव दिखाएगा। 575 का पहला टारगेट बनेगा, 600 का दूसरा टारगेट बनेगा। कैनफिन होम को जिन्होंने खरीदारी करके रखा हुआ है वो लोग होल्ड करें क्योंकि आज स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। पहला टारगेट 575, दूसरा टारगेट 600 रुपया। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 520, 515 के आसपास है, तो वो स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें। टू बी वेरी प्रिसाइज 515 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 575 से 600 रुपए तक के टारगेट के लिए। जल्दी ही हफ्ते भर के अंदर ये स्टॉक के अंदर ये मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो कैनफिन होम्स पर रखिए नजर। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे इसके बारे में, और बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है काउंटर पर। तो एक्शन भरपूर है। निफ्टी अब 100 पॉइंट ऊपर है, 15,050 के ऊपर निफ्टी आते हुए दिख रहा है, और बैंक निफ्टी में है जबरदस्त एक्शन इस समय। तो बैंक्स रिकवरी को लीड करते हुए दिख रहे हैं और बाजार में भी उसका आप प्रभाव पड़ते हुए दिख रहे हैं। अच्छी तेजी का माहौल बन रहा है। प्राज इंडस्ट्रीज, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, अब 3% ऊपर है, तो वहां पर भी एक्शन आते हुए दिखा है। कैनफिन होम्स पर आया है मूव इस समय। जेके सीमेंट पर फ्रेश मूव आ रही है। तो कैश स्टॉक्स जो थोड़ा ओपनिंग क्लोजिंग शो के समय, ओपनिंग के समय अच्छे दिख रहे थे, वहां से आपको और तेजी का माहौल बनाते हुए दिखा रहे हैं। कोटक बैंक पर फ्रेश एक मूव आती हुई दिखी। एक बार जरा कोटक बैंक पर भी राय लेते हैं विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश जी, क्या चल रहा है कोटक बैंक में? क्या आप फाइनली 2000 के ऊपर जाने की तैयारी में है? ये बोलना मुश्किल है दीपांशु। देखिए कोटक बैंक हालांकि आउट परफॉर्मर है, लेकिन 2000 के लेवल पे जाके वहां पे फिजल आउट होता है। लास्ट 3-4 महीने में 3 बड़ी अटेम्प्ट किए हैं 2000 के आसपास, और मेरे हिसाब से वहाँ फिजल आउट होता है। मुझे लगता है यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। 2000 शुड बी द इमीडिएट टारगेट, इनफैक्ट 2020 तक, लेकिन उसके ऊपर ही बहुत बड़ा व्यू बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे अभी भी 4.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड, और वहाँ पे अटक रहा है। और एक चीज़ और समझिए दीपांशु की बैंक निफ्टी एक बहुत ही नैरो बैंड में ट्रेड कर रहा है, और वो नैरो बैंड में नीचे में 34,800, ऊपर में 35,600, 36,300 के लेवल है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मूव पेंडिंग है बैंक निफ्टी में, 2-3 हज़ार पॉइंट का मूव पेंडिंग है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी कंप्रेशन हो रही है एक नैरो बैंड में, आई एम वेरी वेरी स्केप्टिकल। एंड ओवरनाइट पोजीशन आप लेके जाओ तो बहुत ही केयरफुल रहने का, क्योंकि जब इस तरह से नैरो कंप्रेशन होता है, बड़ा मूव आता है, इट इज अ साइन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। सो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। ये मूव ऊपर भी हो सकता है, जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा जा रहा है, मुझे लगता है शायद नीचे के भी चांसेस हो। तो बी केयरफुल, दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक बैंक पर आए बहुत ही बेहतरीन शानदार मूव आता हुआ आज कोटक बैंक में। और इस बीच
90 रुपए वाला जो कॉल ऑप्शन था वो 120 तक पहुंच चुका है। 140 और 150 के टारगेट की तरफ तेजी से कूच करता हुआ निफ्टी का, जो नितिन जी ने आपको बताया, 15,000 वाला इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए और तगड़ी क्लोजिंग। देखिए हम यही बात कर रहे थे कि 3 बजे तक आप टिका के रखिए 15,065-75 और 15,100 एग्जैक्टली उस लेवल की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये है कमाल डेटा का जो आपको बता रहे हैं मजबूती के साथ, और नितिन जी ने भी पूरा साथ दे दिया डेटा में। उससे ज्यादा क्या चाहिए नितिन जी? स्टॉप लॉस रिवाइज करना है, टारगेट रिवाइज करना है तो बता दो। देखिए स्टॉप लॉस अनिल जी बाइंग प्राइस पे रख लेना चाहिए। 90 रुपीज के आसपास बाइंग है और अभी 20 मिनट बाकी हैं। मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग चालू हुई है और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो आप अपना बाइंग प्राइस स्टॉप लॉस रख लीजिए। और अगर मल्टीपल लॉट्स हैं तो आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आधा बाइंग प्राइस स्टॉप लॉस रख के क्लोजिंग तक होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप कैरी करना चाहें तो कैरी भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कल फिर पॉजिटिव ओपनिंग मिलनी चाहिए। ओके, तो कल फिर से पॉजिटिव ओपनिंग बनेगी। अच्छी मूव आई है, शॉर्ट कवरिंग रैली है बाजार में जो आपको और प्रोपेल कर रही है, और बैंक्स का बढ़िया पार्टिसिपेशन आ रहा है जो हमने देखा इस समय। कोटक बैंक इन पर्टिकुलर अच्छा दिख रहा है। पर आईटी स्टॉक्स पर रोटेशन जो बात कर रहे थे शुरू हो गया है। एचएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टीसीएस, माइंडट्री, इवन इन्फोसिस, इन सभी स्टॉक्स पर आप थोड़ा सा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। तो आईटी स्टॉक्स अब थोड़ी रोटेशन हो रही है या लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं पता नहीं, बट वहां पर भी थोड़ा एक मूव बनते हैं। मजा आ रहा है दीप, इंटरेस्टिंग है। देखिए कहाँ मेटल माइनिंग शेयर थोड़े कमजोर हो रहे हैं, लेकिन बाकी मार्केट में इंडेक्स तो गजब का मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो जहाँ तेजी है वहाँ बिल्कुल है। और आज बड़े दिनों बाद सरकारी कंपनियों ने और माफ कीजिएगा प्राइवेट बैंक्स ने और एनबीएफसी ने आज कमान संभाली है। तो जबरदस्त एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में, बहुत ही बढ़िया। एक और स्टॉक है जो एक्शन में आता दिख रहा है, वो है ट्रेंट। यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर भी 2-2.5% के आसपास की तेजी इस वक्त आपको ट्रेंट में नजर आएगी। ट्रेंट पर जरा एक बार राय दीजिए अपनी, कुणाल जी, क्या करना चाहिए? अनिल जी बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। बहुत जबरदस्त चार्ट है और ये स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म करता रहा है। पूरा स्पेस वापस से गर्म हो गया है। शॉपर स्टॉप में तेजी है, डीमार्ट में तेजी है, ट्रेंट में तेजी है। तो अनिल जी बिल्कुल होल्ड करके चलें। यहाँ पर एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखना चाहिए 880 पर। 880 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। और अब ये डेरिवेटिव्स में भी शामिल हो गया है तो इसलिए इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। 880 का स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है ये स्टॉक भी 1000 को पार करेगा। ओके, 880 का स्टॉप लॉस, 1000 की तरफ बढ़ने की तैयारी है। बढ़ने की तैयारी है बाजार में इन्वेस्टर्स की। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। कितने बढ़े सोचिए। और अगर आप सोचना नहीं चाहते तो फिर कुशल तैयार है बताने के लिए। इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में कितने नए अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, इससे आपको पता चलेगा कि कितने नए अभिमन्यु इस धरती पर इस साल अवतरित हुए हैं। राइट? तो बताइए कुशल, बहुत ज्यादा नए खिलाड़ी आए हैं मैदान में? बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आए हैं। इनफैक्ट 20 से 30 साल के जो इन्वेस्टर्स हैं वहां पर बहुत बड़ा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। FY21 में अगर आप देखें तो जिस तरह से जो नए डीमैट अकाउंट से रिकॉर्ड स्तरों पर हमें ये आंकड़ा देखने को मिला है 1.07 करोड़। इनफैक्ट ये आंकड़ा अगर आप देखें तो FY20 के मुकाबले FY20 में केवल 47 लाख अकाउंट, नए डीमैट अकाउंट खोले गए थे। तो 2 गुना से भी ज्यादा की बढ़त हमें FY21 में अब तक देखने को मिल चुकी है, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आपको फरवरी और मार्च के आंकड़े भी इसमें जुड़ते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, अगर आप सितंबर महीने में बात करें उसके मुकाबले जनवरी महीना ये सेकंड हाईएस्ट अकाउंट एडिशन हमें देखने को मिल रहा है। आप देखिए जनवरी महीने में ही करीब 17 लाख नए डीमैट अकाउंट जुड़े हैं। तो हम जब देख रहे थे कि जब निफ्टी करीब 7500-7800 लेवल्स पर था मार्च से अप्रैल के महीने में, तो उस टाइम के बाद से भी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट जनवरी महीने में आप सेकेंड हाईएस्ट अकाउंट ओपनिंग देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे के लिए भी बाजार का जो ट्रेंड है वो शायद निवेशकों को पसंद आ रहा है, जिस वजह से इतने ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हमें खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आप अन्य एसेट क्लासेस की भी बात करें, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, रियल एस्टेट हो, उसके मुकाबले जो रिटर्न्स निफ्टी सेंसेक्स ने दिए हैं अब तक, अगर आप FY21 की अब तक की अर्निंग्स की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑलमोस्ट 72 से 75% का रिटर्न दिया है। साथ ही जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है BSE
के उन्होंने तो करीब 90% और 120% रिटर्न्स रिस्पेक्टिवली वो देते हुए नजर आए हैं। साथ ही नए निवेशकों के पास जिस तरह से जब लॉकडाउन हुए थे उनके पास उनकी जो सेविंग्स का बड़ा पोर्टफोलियो बनता हुआ दिखता है, वहां पर उनका फोकस था और साथ ही उनके पास टाइम भी इस चीज के लिए काफी था लॉकडाउन के दौरान। तो ये एक पार्टिसिपेशन का बड़ा ट्रिगर बनता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट FY21 में जनवरी में अभी तक अगर आप आंकड़े देखें तो कुल मिलाकर अभी भारत में टोटल जो नए डीमैट टोटल जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स है वो करीब 5 करोड़ से ज्यादा के हैं। FY20 में केवल 4 करोड़ था। तो डेफिनेटली काफी बड़ा एडिशन जो है FY21 में हमें देखने को मिला है और अब तक जिस तरह का ट्रेंड बना है उससे तो यही लग रहा है कि FY22 में भी ये जो रन रेट है, मंथली रन रेट, वो जारी रहेगा। इसका कुछ कारण पता चले क्या, इतने बढ़े क्यों? कुशल, जब आपने इतने नंबर निकाले तो रीजन भी तो ढूंढा होगा ना, ऐसा क्या हुआ? बिल्कुल, तो जो निवेशकों का पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा आता हुआ नजर आया है, खासकर अगर आप टियर 2 शहरों की बात करें। लेकिन क्यों शहरों की वहां से पार्टिसिपेशन क्यों? लेकिन मुझे लग रहा है एक तो कुशल और एक जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च का कमाल है। मुझे लग रहा है इस चक्कर में बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो ढेर सारे, मतलब लॉकडाउन में स्पेशली सबसे ज़्यादा ये नए अकाउंट बढ़ने के पीछे जो कारण है वो है लॉकडाउन। जो पिछले 8-9 महीने लोगों ने घर में बिताए, तो क्या हुआ, शुरू में तो सब लोगों को वही था कि आज ये डिश बनाते हैं, आज वो डिश बनाते हैं, डाल के इसको फेसबुक पे डालना है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। 5-7 दिन तक ये सब बहुत किया। फिर 5-15 दिन सबने अपनी लिस्ट बना रखी थी कि ये पिक्चर देखनी, लाइफ में ये पिक्चर देखनी, बाकी सारी देख ले। 5-15 दिन 20 दिन वो किया। उनको पता ही नहीं था कि ये तो साल भर चलने वाला काम है। तो महीने भर बाद जब बोर हो गए तब उन्हें ऑफिस की आदत है। अच्छा, ऑफिस में जाते तो फिर बिजनेस चैनल देखते, तो घर पे शुरू किया बिजनेस चैनल देखना। और जब घर पे दिन भर बिजनेस चैनल चलते हैं तो फिर न सिर्फ वो देखते हैं बल्कि इनकी फैमिली मेम्बर्स में यंगस्टर्स, महिलाएं सब देखना शुरू किया। तो उसके बाद जो लोगों का इंटरेस्ट आया, वाह ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उसमें दीप, आपका, कुशल का, सबका, हमारी सारी टीम का, जो हमारे एक्सपर्ट्स उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया बिजनेस चैनल्स को। सर सबसे ज्यादा तो आपका है। ना सबसे जयपुर फैन क्लब इज अ क्लियर एग्जांपल। जो कुशल बात कर रहे हैं वो क्लियर डायरेक्ट एग्जांपल वही देखने। उसके बाद जो अकाउंट खुलने लगे तो ये पूरा आप सामने देख सकते हैं किस तरह से लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अकाउंट खुले। और 20 से 30 साल के जो यंगस्टर्स हैं उनमें जज्बा है, जोश है, पॉजिटिविटी है, हिम्मत है। तो वॉल स्ट्रीट बेट्स वाले नहीं ना ना हमारे यहाँ ज़्यादा समझदार है, वो रेडिट वाले नहीं है, हमारे यहाँ ज़्यादा समझदार है। बट लेकिन हाँ, यही इसके साथ साथ आपको वहाँ का देख के डरना नहीं है, लेकिन सीखना जरूर है कि हाँ अब तक आपने एक तरफा तेजी देखी है। बाजार कभी जिंदगी भर एक तरफा चलता नहीं, ऊपर नीचे भी होगा। लेकिन बेहतर है बाहर आप बैठकर देखें उसके बजाय रिंग में उतर के एक्शन करें। तो ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है इस वक्त। बंसल जी तो बंसल जी याद आते हैं, बंसल जी आज है नहीं, लेकिन कुणाल जी क्या आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे नए अकाउंट्स वाले कि काफी आपके पहचान वाले लोगों ने नए नए अकाउंट खुलवाए हो? अरे जी देखिए, एक जानकार है मेरे, मैं उनका आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, रियल एग्जांपल है अनिल जी। तो वो मुझे कहते हैं कि भाई जब टीवी पर क्या हुआ कि सारे शोज वगैरह आना बंद हो गया, तो उन्होंने, अनिल जी ये बिल्कुल सत्य कथा है, तो इसको पूरी तरह से आप विश्वास कीजिएगा। तो अनिल जी हुआ ये कि उन्होंने देखा कि भाई सारे टीवी चैनल्स पर शोज वगैरह जो कॉमेडी शोज थे और भी शोज थे सब बंद हो गए। तो वो जी बिजनेस देखने लगे अनिल जी, और उसमें एक अनिल भाई साहब आते हैं, ऐसा उनका कहना है कि अनिल भाई साहब आते हैं, तो उनकी बातचीत सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो अनिल जी धीरे धीरे करके उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी, और ट्रेडिंग शुरू कर दी अनिल जी। तो पूरी तरह से जो नए खाते खुले हैं ना अनिल जी, इसमें आपकी बड़ी भूमिका है। और अनिल जी आप अनिल भाई साहब बन गए। अरे चलो बढ़िया, भाई नहीं बनाया भाई साहब बनाया, ये गनीमत रखी। लेकिन बढ़िया, नए नए अकाउंट खुलाएं, ट्रेडर बनने के बजाय अच्छे इन्वेस्टर बनने की कोशिश करें, क्योंकि जो पैसा बना है पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स का ज्यादा बना है। अगर आपने कुछ भी ढंग का शेयर, थोड़ा भी ढंग का शेयर लेके रख लिया तो पैसा कहीं ज्यादा बना है बजाय ट्रेड करके, और वैसा ही मार्केट है, ट्रेड करें। अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, पुराने हैं, जानते हैं, समझते तो, नए हैं, इन्वेस्ट करें, शांति से अच्छी क्वालिटी का शेयर लेकर बैठ जाएं, वो ज़्यादा बढ़िया, ताकि रोज रोज का तनाव आपको ना आए। तो ये है नए अकाउंट खुलने का रिकॉर्ड आपके लिए। ओके सर, वैसे 15,100 के ऊपर निफ्टी आ गया ना? आ गया। अरे नितिन जी कमाल है भाई, हमारे नितिन जी तो गजब कर दिया। नितिन जी ने, वाह नितिन जी, टारगेट आ गया 140।
चल जी 149 हो गया, यानी कि 90 रुपीज वाली कॉल अभी 148 149 है, तो तो दूर है आपके टारगेट से, तो 150 के टारगेट से बहुत दूर है, अभी भी 149 ही हुआ है। जी अनिल जी करीब करीब आ गया, बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट वगैरह इंट्राडे। यार नितिन जी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, नितिन जी और वागले साहब के तो लिटरली आप जाकर गुदगुदी करो तब है बाकी तो वागले साहब को हंसाना तो बहुत ही मुश्किल है। देखो अभी थोड़े से हल्की सी स्माइल आई है वागले साहब की। चलिए तो आइए, नितिन जी का टारगेट हासिल, नितिन जी को बधाइयां। लेकिन आइए बैन से बेनिफिट, ये है तैयार। देवांशी हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए कौन से स्टॉक्स बैन में आने जाने को है तैयार। बताएं, 5 है ना इस वक्त बैन में, कोई बाहर? एक स्टॉक जाएगा बाहर, वेल BHEL। निकालो उसको, उसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, तो बाहर आए तो एक्टिविटी BHEL बाहर आने की तैयारी, ये बाहर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा या डाउटफुल है? आ जाना चाहिए सर, 79% है, बॉर्डर से नीचे है, तो आ जाना चाहिए। ठीक है, और हाँ एक्चुअली आ ही जाएगा, क्योंकि फ्रेश पोजीशन तो आप बना नहीं सकते, और बढ़ने से तो रही, तो जिसने कम कर लिया तो कर ली। करेक्ट, तो ये तो बैन से बाहर है। अंदर सर कोई नया एंट्रेंट नहीं है जो अंदर जाएगा आज के दिन में, लेकिन जो बाकी के 4 है वो बने रहेंगे। ये 5 पार्टों में से एक कम ओके, 4 बचेंगे। ठीक है, तो BOB, PNB, सन टीवी और सेल करेक्ट, चारों याद तो है, हाँ ये चारों बने रहेंगे, और भेल के बाहर आने की पूरी संभावना। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए स्टॉक्स बैन से बेनिफिट के लिहाज से। 36,000 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ बैंक निफ्टी और 15,100 के पार निकला, दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ निफ्टी। ये इंटरेस्टिंग है, 15,119 का हाई शायद अभी बना है या उसके लगभग करीब ही हम, तो बेहतरीन रिकवरी बाजार में होती हुई दिख रही है, और ये एक अच्छा संकेत आपके लिए। जी बिल्कुल, तो डेज हाई पर है बाजार, बढ़िया एक्शन बन रहा है। आइए जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैश के ऑप्शन के लिए, चलते हैं जय के पास। स्वागत है जय, और अच्छी रिकवरी के बाद डेज हाई पर हैं बाजार, बताएं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून टू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रिवर्सल देखने मिल रहा है। इनफैक्ट मार्केट में जो हिसाब से एक रेंज बाउंड सेशन देखने मिला था उसमें से ब्रेकआउट है, तो 18 मार्च की एक्सपायरी का दीप, दैट इज नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 15,150 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम लेंगे, 183 पर लेना है इसको, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होगा करीब 132 का, 183 पे लीजिए, 132 का स्टॉप लॉस रहेगा। दीप यहाँ पे हमारे अगर लेवल्स ऊपर में 15,250 तक हो जाते हैं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी को 15,250 की ओर जाने के लिए, तो इसका फर्स्ट टारगेट दीप जो बनेगा दैट वुड बी 246, एंड सेकेंड टारगेट बनेगा 271, 246, 271, ये 2 टारगेट्स के लिए 15,150 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है निफ्टी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट आ चुका है और मोमेंटम भी बढ़िया है अभी। फिर जय कल एक्सपायरी काम करवाएंगे? अनिल जी ये 18 मार्च की एक्सपायरी का है। कल की एक्सपायरी मुझे अनिल जी लग रहा है कहीं ना कहीं 15,150 200 के बीच में तो मिनिमम हो जाएगी। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। चलिए बहुत बढ़िया, 15,150 15,200 की तरफ एक्सपायरी की तैयारी, जो सबसे बढ़िया जगह है एक्सपायरी होने की क्लोजिंग के लिहाज से 15,208 से 15,245। अब कारण मत पूछना ये फिगर कहाँ से ऐसे मतलब राउंड फिगर में नहीं, ऐसे वैसे लेवल लेके आए, जैसे इंस्पायर होके बिल्कुल। तो जैसे मतलब आदमी जैसे लोगों के साथ रहेगा वैसा वो करेगा। तो जय के आते ही मेरे लेवल एकदम एक्चुअल वाले होने लगे, एग्जैक्ट वाले। बाकी लोग होते थे, सुमित जी होते तो राउंड फिगर में आने लगते हैं। लेकिन इस बीच वेदांता की तरफ से कोई खबर आती हुई दिख रही पीटीआई के हवाले से। यहाँ पर खबर है गोवा की माइनिंग को लेकर, यारी पर्यावरण मंजूरी के बिना काम नहीं। हाँ, गोवा में तो पर्यावरण वो तो मतलब स्टेटस को है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है कि एक बार पर्यावरण की मंजूरी मिल जाएगी तो ही आप वहाँ पर माइनिंग शुरू कर पाएंगे। वैसे ये वेदांता ही नहीं, गोवा में सारी कंपनियों के लिए माइनिंग बंद है। तो ये आपके लिए एक अपडेट है एक तरह से। सुमित जी तैयार है सुपर शेयर के साथ? बताएं सुमित जी।
अनिल जी, बाय का स्टॉक है। मार्केट्स में देखिए एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है, और हमने जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ऑप्शन दिया था उसमें 375 का जो पहला टारगेट था वो हिट हो रहा है। तो इंट्राडे में ही आधे घंटे के अंदर उसके टारगेट हिट हो रहे हैं और अब दूसरे टारगेट के लिए वो तैयार हो रहा है। तो ये तो रहा बैंक निफ्टी का अपडेट। और अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो स्टॉक भी दिग्गज स्टॉक है और उसके अंदर स्विंग रिवर्सल का संकेत मिल रहा है। यहां से एक अच्छा बाउंस स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लिमिटेड, बड़ा वाला एचडीएफसी के अंदर अब मूव यहां से देखने को मिलना चाहिए। 2575 के आसपास स्पॉट लेवल के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। पिछले 10-11 दिनों के फॉल के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक ने बाउंस बैक का संकेत दिखाया है। कल का हाई ब्रेक हो चुका है, तो एक यहां से एक बढ़िया स्विंग ऊपर की तरफ एचडीएफसी के अंदर देखने को मिलना चाहिए। 2510 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर खरीदारी करें। 2650 और 2700 ये स्विंग के टारगेट होंगे और 2700 का लेवल ब्रेक करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक अच्छा अपसाइड मूव भी दिखा सकता है। तो एचडीएफसी के अंदर खरीदारी करें 2650 से 2700 के टारगेट्स के लिए। ऑप्शंस के जरिए भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है, जिसके अंदर 2600 का कॉल 70 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है। इसको खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 50 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 90 रुपए से लेके 110 रुपए तक का। 2600 का कॉल खरीदारी कर सकते हैं, स्पॉट में खरीदारी कर सकते हैं। 2700 तक के टारगेट स्टॉक के अंदर देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल, तो दिग्गज शेयर्स पर रखिए नजर। इंडेक्स को ले जा रहे हैं ऊपर और एक और दिग्गज शेयर पर राय दे रहे हैं विश्वेश जी। बिगुल, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, आईटी मेरे को लगता है कि यहाँ से लीड फ्रॉम फ्रंट करेगा और जिस हिसाब से टीसीएस में लास्ट 3 दिन के कंसोलिडेशन को हम क्वालिफाई करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल पैटर्न कहेंगे जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं। डेटा के फ्रंट पे मुझे लग रहा है ओवरऑल कॉल साइड में 2.5 लाख शेयर का अनवाइंडिंग है टीसीएस में और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 3100 के कॉल ऑप्शन में वहां पे अनवाइंडिंग हो रहा है। मुझे लग रहा है 3100 का कॉल ऑप्शन ब्यूटीफुल बीटीएस की हो सकता है, तो करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय होगी। और जिस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 75 और 95 के टारगेट के लिए टीसीएस का 3100 का कॉल ऑप्शन बीटीएसटी करना चाहिए। ओके, 3100 का कॉल ऑप्शन खरीदें टीसीएस में बीटीएसटी के तौर पर। और अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, आईटी स्पेस में एचसीएल टेक बीटीएसटी करके जाना चाहिए। 980 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसने अभी अभी ब्रेक किया है, तो अभी के अभी बाय कर ले। आपका एक 8 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 972 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके नीचे काट ले। मुझे लगता है 1000, 1005, 1010 के लेवल कल के मॉर्निंग फर्स्ट सेशन में ही मिलने चाहिए। ओके, 1005, 1010 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक में करें आप खरीदारी बीटीएसटी के तौर पर। और जय भी कह रहे हैं कुछ न कुछ खरीदने के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, मेरा भी कॉल जो विश्वेश के साथ ही मैच हो रहा है। इनफैक्ट 3100 के स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन मेरा भी है टीसीएस का, जो करीब अभी 68 चल रहा है। एंड विश्वेश ने सही पकड़ा है। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप ऑन द डाउन साइड 54 का एक स्टॉप लॉस रखिए। जो पहला टारगेट इसका बनेगा वो 82 का है, सेकेंड टारगेट बनेगा 93 का। बढ़िया ब्रेकआउट टीसीएस में देखने मिल रहा है और एक आर्ली चार्ट पर एक इंपल्सिव वेव भी है, तो मुझे उसकी इक्वालिटी ऊपर में लगभग 3180, 3210 तक लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर होता है तो हमारे टारगेट्स तो इजीली अचीव हो जाएंगे। सो मेरी भी राय है टीसीएस का ही 3100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चलने की। टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, दो दिग्गज आईटी शेयर, साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड, यहां पर बन रहा है एक्शन और इंडेक्स को ये ले जा रहे हैं ऊपर इस समय। क्या राय बनती है इंडेक्स? फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए चलते हैं अनिल जी के पास। सर, भरपूर रिकवरी आ रही है, बढ़िया एक्शन है। 200 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स दर और बड़ी तेजी आती हुई देखिए, 2.25% ऊपर है। तो पिछले कुछ समय में यहाँ पर एक्शन और ज्यादा बना है। और यूरोप में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, सुस्ती है बट पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है। तो अच्छा ट्रेड है ग्लोबल मार्केट्स लिए। क्या करें सर? तेजी सुबह से आज तेजी का व्यू है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और बढ़िया बात ये दीप की जहां क्लोजिंग चाहिए वहां मिल रही है ना। 15,100 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, बढ़िया है। नहीं तो वही हो रहा था 14,900 के नीचे बंद नहीं होता, 15,100 के ऊपर बंद नहीं होता, बीच में मतलब वो तड़फा रहा है काफी। और स्पेशली 15,000 के नीचे ज्यादा बंद हो रहा था पिछले 2-3 दिनों से। तो आज 15,000 के ऊपर बंद नहीं हो रहा, 15,100 के ऊपर बंद हो रहा है। तो जो विश्वेश जी भी कह रहे थे, जय कह रहे थे
और नितिन जी 15 मुझे भी लगता है कि ये जिस तरह का डाउ फ्यूचर्स का मामला भी है, अगर इतना ही ज़्यादा ना हो, इतना ही बंद हो जाए, 15,210 से 15,245 की रेंज में कल आपको दर्शन हो जाएंगे। 15,210, 15,245, 208 से मैंने थोड़ा सा राउंड फिगर कर लिया है। 15,210, 15,245 तक जाने की तैयारी निफ्टी की कल के लिए हो सकती है, और उसके आसपास कहीं क्लोजिंग हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। बीच में एक हल्की सी रुकावट 15,150-75 की रेंज में है, वो पार करने के बाद 15,200, 15,250 राउंड फिगर में गिन लीजिए, वहाँ तक जाने की कोशिश होती हुई दिख रही। तो बने रहें, जमे रहें तेजी की पोजीशन में, सिर्फ कोई अनहोनी ना हो जाए इसके लिए अगर आप चाहें तो 14,900 का एक पुट ऑप्शन अगर आपको हेजिंग के लिहाज से रखना है, रिस्क के लिहाज से जरूर ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमेशा आपको ये इंश्योरेंस है आपका अनहोनी के लिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरी पोजीशन ही कम है, मुझे कोई डर नहीं है, कोई खास नहीं, मेरे पास जो है वो अच्छा है, तो फिर कोई टेंशन ना ले, रखिए अपनी लॉन्ग पोजीशन को। आज लंबे समय बाद आज आपने ओपनिंग पर कहा था खरीदारी करें, और आज क्लोजिंग पर भी आप कह रहे हो कि होल्ड करके, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इतने दिन से अटका के रखा, आज अच्छा संकेत मिला है कि निकलना चाहिए ऊपर, और कम से कम कल एक्सपायरी तक मजबूती है, फिर देखेंगे फ्राइडे मंडे को आगे क्या होता है। तो ओवरऑल उस लिहाज से दीप मुझे लगता है कि रखिए। बैंक निफ्टी भी 35,800 के ऊपर बंद हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी आप खरीदारी करके रखिए। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, 35,000 का पुट है आपका इंश्योरेंस, बहुत दूर का है, तो आपके लिए प्रीमियम भी कोई ज़्यादा नहीं है ना, और जिनको कम रिस्क लेनी है 35,500 का पुट ले लें, बट अदरवाइज जिनकी लिमिट में पोजीशन है वो रख सकते हैं। लिमिट में पोजीशन तो आपको चांस लीजिए, फिर ऐसे में जबरदस्ती का इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा है, तो बस ठीक है सर। तो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, कोई दिक्कत। अच्छा, इससे एक याद आया, आशु जी ने भी अभी मैसेज किया, आशु जी ने कल जो पोजीशन दी थी एचएल टेक खरीदारी करने की, और दूसरा उन्होंने टीवीएस मोटर्स शॉर्ट करने की राय दी थी। एचएल टेक तो भाग ही रहा है, टीवीएस मोटर्स अभी भी ढिलाई है, तो उन्होंने कहा कि दोनों को हाथ भी मत लगाना, छूना भी मत, बोला कुछ नहीं करेंगे आप, जो आपको करना है कल करेंगे। तो कल एक्सपायरी के दिन कल काटेंगे, अभी दोनों पोजीशन को आपको होल्ड करना है, ये उन्होंने कहा है। क्लियर बात है सर। और आईटी पर जबरदस्त एक्शन है, एक आईटी स्टॉक जो भरपूर एक्शन में आ रहा है, उसके बारे में मैं अपने गेस्ट से व्यू लूंगा। उससे पहले एक और मिड कैप आईटी स्टॉक पर व्यू आ रहा है विश्वेश जी की तरफ से, बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हो रहा है दीपांशु, और जो ब्रेकआउट है वो है माइंडट्री में 1800 के कॉल में 1 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट, और जिस हिसाब से साइडवेज होके स्टॉक निकल रहा है, मुझे लग रहा है दिस इज हेडिंग फॉर 1880 सॉर्ट ऑफ लेवल। तो माइंडट्री पे बहुत ही कन्विंसिंग ब्रेकआउट है, तो BTST करना चाहिए विद हाई कन्विक्शन। 1800 का स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और 1850 और 1880 के मोमेंटम के टारगेट रहेंगे। मुझे लग रहा है IT इज अ स्पेस अलॉन्ग विद TCS एंड माइंडट्री शुड ड्रॉप टुमारो। बिल्कुल, तो आईटी स्पेस पर रखिए नजर। KPIT टेक, कुणाल जी जरा इसके चार्ट देखिए। थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो 5-6% का उछाल था, अब 14-15% की तेजी KPIT टेक दिखा रहा है। क्या क्लोजिंग से पहले सर्किट आते हुए दिख रहा है, और अदरवाइज भी क्या चल रहा है KPIT टेक्नोलॉजीज में, अब क्या अगले लेवल्स होंगे इसके लिए? देखिए, अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है दीपांशु, बड़ा जबरदस्त मूव आया है, और अगर आप वॉल्यूम देखें तो जबरदस्त वॉल्यूम भी होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली और ऊपर के लेवल्स आएंगे, आईटी में वापस से रौनक लौट रही है। और KPIT टेक की बात करें तो मुझे लगता है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, एक नई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास है 160 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि स्टॉक 175 के लेवल्स आपको जल्द दिखाएगा। ओके, तो 175 के लेवल्स दिखाने की तैयारी में है KPIT टेक, नजर रखिए इस काउंटर पर। और आईटी की तेजी आती है तो फिर कोफोज भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। लीड नहीं किया आज, बट डेफिनेटली अब पार्टिसिपेशन आ रहा है। सुमित जी, एक व्यू कोफोज पर भी दें। के अंदर भी मूव ऊपर का ही देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि एक एक करके सब आईटी स्टॉक्स ऊपर का मूव दिखा रहे हैं। तो 2610 के आसपास कोफोज अभी ट्रेड कर रहा है, इसका इमीडिएट ऊपर में हर्डल है 2630। जैसे ये ब्रेक करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो स्टॉक में मोमेंटम बढ़ेगा, और फिर 2700 से 2750 तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन होल्ड करें। ओके, तो मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, यहां पर आई है लीडरशिप। बैंक्स बढ़िया एक्शन, इंश्योरेंस स्टॉक्स जैसा अनिल जी आज सुबह कह रहे थे, एक स्पेस जिसने करा है लीड। क्लोजिंग का एक्शन देखें तो मूड माहौल एकदम बदलता हुआ डेज हाई की तरफ क्लोजिंग होती हुई दिख रही है 15,100 के ऊपर, और 600 पॉइंट ऊपर 35,850 के ऊपर बैंक निफ्टी। लीड क्या है आज? इंश्योरेंस और बैंकिंग नेम्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स। SBI लाइफ, HDFC लाइफ बढ़िया एक्शन, कोटक बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक टॉप 3 गेनर्स। साथ ही आप देखिए HDFC लिमिटेड। तो इन 3-4 दिग्गज स्टॉक्स में खरीदारी की वजह से बाजार में बढ़िया एक्शन रहा है। बाजार का एक और दिग्गज TCS
1.5% ऊपर, बल्कि ऑलमोस्ट 2% ऊपर ये क्लोज हो रहा है। टेक महिंद्रा पर अच्छी खरीदारी रही, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन्फोसिस का पार्टिसिपेशन। साथ ही आपने देखा HUL में खरीदारी आती हुई दिखी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, नेस्ले, एक्सिस बैंक, इन सभी स्टॉक्स पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा। गिरावट हुई है BPCL में, जहां पर बल डील का इफेक्ट था, पर अपने डेज लो से अच्छी रिकवरी के बाद क्लोज हो रहा है स्टॉक का, हालांकि फिर भी 4.5% नीचे ही। टाटा स्टील, यहां पर गिरावट आई, मेटल स्टॉक्स में आज वीकनेस दिखी जिस तरह से चाइना में एक्शन बना है। IOC, टाटा मोटर्स, JSW स्टील, हिंडाल्को, NTPC, डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, ब्रिटानिया और UPL कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में वीकनेस बनती हुई दिखी है। वायदा कारोबार के कुछ और पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो माइंडट्री, बढ़िया एक्शन यहां पर, M&M फाइनेंस 3.5% ऊपर ये स्टॉक, चोला इन्वेस्टमेंट, सुबह भी इसके बारे में बात कर रहे थे, एस्कॉर्ट्स 2% की तेजी के साथ ये बंद हो रहा है। BHEL बैन से बाहर आने की तैयारी में, 2% ऊपर ये काउंटर आज। यूनाइटेड ब्रूरीज, अच्छा एक्शन इसमें रहा। MRF, ICICI प्रू, पिडिलाइट, REC, पेज इंडस्ट्रीज, बाटा, आइशर, ये सारे स्टॉक्स आपको बढ़िया तेजी दिखा के गए। मैक्स फाइनेंशियल में भी खरीदारी दिखी। वीकनेस आई ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, वीकनेस आई मेटल काउंटर से। NMDC, सेल, नाल्को, JSPL, इन सभी स्टॉक्स पर आपको वीक एक्शन बनते हुए दिखा। मदरसन सुमी 3.5% नीचे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3-3.5% नीचे, L&T फाइनेंस 4% की वीकनेस। वोडाफोन आइडिया 10 रुपए के करीब ये स्टॉक आज फिसलते हुए दिखा है। सन टीवी वैन में 2.5% का ब्रेकडाउन इस काउंटर पर दिखा आपको। कमिंस यहां पर 2.5% का ब्रेकडाउन दिखा। कॉनकॉर, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स यहां पर भी वीकनेस बनती हुई दिखी और कच्चे तेल में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई थी जिसकी वजह से ONGC आपको गिरावट के साथ बंद हुआ, बट 15,100 के करीब निफ्टी क्लोज। बिल्कुल, तो क्लोजिंग की तैयारी और मजबूत क्लोजिंग की तैयारी होती हुई दिख रही है और इस बीच 450 रुपए का टारगेट, 375 वाला टारगेट, 35,700 के कॉल ऑप्शन का वो भी हासिल हुआ। सुमित जी को भी बधाई। तो नितिन जी और सुमित जी दोनों का क्लोजिंग वाले शो का टारगेट निफ्टी और बैंक निफ्टी का इसी शो में हासिल। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, सही वक्त पर तेजी पकड़ी है नितिन जी ने भी और सुमित जी ने भी, बहुत ही बढ़िया, गजब की। तो ये है आपके लिए टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। घंटे की मधुर आवाज़, अरे बहुत दिनों बाद बोला हमने मधुर आवाज़ है, बहुत हाँ, बहुत दिनों बाद बोला आज। पहले आप मतलब ऐसा दिन का, हालांकि ब्लड प्रेशर तो दिन भर ऊपर नीचे काफ़ी हुआ, ऐसा नहीं कि मतलब कोई एकदम से मतलब आराम से शांति से निकल गया वो काम, ऐसा नहीं। कन्विक्शन तो आज भी लोगों का टेस्ट किया गया है, लेकिन फाइनली चलिए, अंत भला तो सब भला। तो बढ़िया आपके लिए क्लोजिंग मिलती हुई दिख रही है इस वक्त। प्रोविजनल क्लोजिंग तो आपके सामने है, फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर में आएगी। उससे पहले शाम के शोज़ की आपको जानकारी दे दूँ। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अब भी लोगों के मन में कई सवाल है, जैसे कौन कौन वैक्सीन कर लगवा सकता है, कौन नहीं लगवा सकता, बीमारियों का क्या चक्कर है, कौन सी बीमारी में लगती, कौन सी बीमारी में नहीं लगती। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि कई लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बीमारियों को छुपा रहे हैं ना। नतीजा है कि फिर उनके साइड इफेक्ट्स आते हैं। अगर भाई आपकी कोई बीमारी है तो बता दो, कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जिनके पीड़ित लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, कौन सी वो बीमारी, ये समझ लो अच्छे से कि जो बीमारी, इसमें कुछ स्पेशल बीमारियां ऐसी है वो अगर आपको है तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, ठीक है ना। और आम लोगों को वैक्सीन लगाने के पहले क्या खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज का शो का विषय है। काम की बात है आपके, ताकि आपको समझ में आ जाए वैक्सीन लगवानी है, नहीं लगवानी है, कौन सी बीमारी में लगवानी, कौन सी में नहीं लगवानी है। वैक्सीन लगवाएं पर भूल न जाए। दो खास मेहमान, कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के मेंबर डॉक्टर गौतम बंसाली और मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज कुमार। अगर आप भी कोरोना को लेकर हमारे गेस्ट से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें भेजिए फटाफट। टाइम कम है, 5 बजे है शो, आजकल 6 बजे वाला टाइम चला गया, 5 बजे होता है, 4:56 से ही शुरू हो जाता है। तो हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा। अच्छा, हमारे एक व्यूअर पूछ भी रहते सर ये 4:56, 4:26, 5:26, ये इसका क्या राउंड फिगर में क्यों नहीं है? बात तो सही है, लेकिन ना यार, जय की वजह से, इसमें जय का कोई रोल नहीं है। हो सकता है जय इससे इंस्पायर हो ये हो सकता है, लेकिन क्या है कि भाई पूरे सभी मीडिया में ऐसा ही हो गया कि मैं पहले इस चक्कर में 2:30 बजे वाली बुलेटिन 2:26 पे शुरू हो जाती, 3 वाला मतलब 2:56 पे, ऐसा हो गया। तो अब सबने ऐसे चालू कर दिया, हम भी उनके साथ ही कर रहे हैं ऐसा, ये समझ लीजिए बस। इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप अपने सवालों के जवाब जरूर ले सकते हैं, भेजिए हमें हैशटैग पर ट्वीट करके शाम 5 बजे के शो के लिए। कोविड की वजह से भारत में फंसे एनआरआईज यानी कि अप्रवासी भारतीयों को एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी के मोर्चे पर सरकार से राहत मिली है। यानी कि जैसे आप एनआरआई है, आए इधर, अटक गए, तो 182 दिन से ज़्यादा आप हिंदुस्तान में रह गए तो रेजिडेंट हो जाते हैं। बाहर 182 दिन से ज़्यादा रहना जरूरी है,
खैर सबको पता नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एनआरआई है उनको पता है। तो एनआरआई के कौन से निवेश पर भारत में अभी टैक्स लगता है, कौन से पर नहीं लगता है, इस पर हम आज एक खास चर्चा करने जा रहे हैं। शाम 6:26 पर एनआरआई पर टैक्स नियम चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया फोरम के ग्लोबल चेयरमैन डॉक्टर बीके मोदी और टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। ये होंगे हमारे साथ आज दो खास मेहमान। और रात 8 बजे देखिए हमारी खास और नई पेशकश इंडिया 360, जिसमें पॉलिटिक्स और बाजार को लेकर इंटरनेशनल खबरों का 360 डिग्री व्यू आज मिलेगा आपको। और आज की हमारी कवर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से तेल की कीमतें कम होंगी? जानेंगे एथेनॉल के इस्तेमाल के फायदे और नुकसान, और इसके अलावा ढेर सारी और भी खबरें होंगी। पेट्रोल में एथेनॉल घटेंगे दाम, ये है हमारी खास पेशकश। इसके अलावा तमाम खबरें आपको देखने को मिलेगी। तो ये है आज का विशेष शो। आइए, समापन समारोह 15,100 के बेहद करीब निफ्टी बंद होता हुआ 15,098, 35,865 पर 589 अंक ऊपर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी। गजब, 1% की मजबूती 51,000 के पार। फिर से सेंसेक्स 584 अंक। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी लगभग बराबर बढ़ते हुए 584 और 589 अंक ऊपर। लेकिन परसेंटेज में बैंक निफ्टी कहीं आगे, कहीं ज़्यादा, कहीं मजबूत लीडरशिप लेता हुआ। एक बेहतरीन शो। परसों है छुट्टी, कल है हफ्ते की एक्सपायरी। तो ऐसे में एक्सपायरी के दिन कल आपसे सबसे मुलाकात होगी और स्पेशल इन्विटेशन सुमित जी को जा ही चुका है। बिल्कुल, सुमित जी का कमिटमेंट आ ही चुका है। तो कल आप सबसे फिर से होगी मुलाकात। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, वागले साहब, नितिन जी, विश्वेश और जय जी, साथ ही सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए क्लोजिंग शो में। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।